चले यार स्टार्ट कर। चले जी स्टार्ट करें सही। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्किल्स का पहला पेपर है बेसिकली F5 का, कोई है आप में से ऐसा? कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं। नहीं, कोई भी नहीं है आप में से, सही। आप में से स्टूडेंट्स से कितने पेपर दिए हुए हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट्स? अच्छा, F4 को साइड पर रखना है, बिल्कुल सही। F4 के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। F5 से पहले आप लोगों ने, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने F5 से पहले एक जो है वो सेशन बी CB दिया हुआ है? सिर्फ एक दिया हुआ, कौन सा? बस। उसके बाद फिर डायरेक्टली F5। दो वाले कौन कौन है आप में से? सही है। आप लोगों ने कौन कौन से दिए हैं? F7 और F6। चलो यार, तुम लोग बिल्कुल उससे चल रहे हो, सीक्वेंस से। अच्छा, और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तकरीबन 3-4 पेपर दे दिए आप लोगों ने? सही है। तुमने कौन कौन से दिए? 7, 8, 6 और 9 तुमने दे दिया। अब ये 5 ही रहता है आखिर, उसके बाद फिर 4 है। सही है। वो तो तुम किसी वक्त भी दे दोगे, हाँ बस सही है। चल। अच्छा, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग पेपर दे चुके हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि बेसिकली हमारे पास जो है वो पेपर 3 अलग अलग सेक्शन के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A के अंदर नॉर्मली जो आपके पास मार्क्स होते हैं वो तकरीबन 30 मार्क्स होते हैं F8 के अलावा, सही। सेक्शन B के अंदर भी आपके पास कितने मार्क्स होते हैं? 30। और सेक्शन C जो है उसके अंदर कितने मार्क्स होते हैं? तकरीबन कोई 40 मार्क्स, बिल्कुल ऐसा ही। अब यार तुम लोगों ने इस पेपर के बारे में अच्छी खासी बातें सुनी होंगी, सही है। कुछ स्टूडेंट ने बहुत लेट ये पेपर उठाया है, या कुछ लोगों ने जल्दी भी उठा लिया तो यही सोच के उठाया कि यार चलो दे रहे थे, लेकिन हमने इसके बारे में काफी खतरनाक किस्म की चीजें सोची सुनी। देखो, पहले नंबर पे मैं जब भी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूँ ना, सबसे पहले पास रेट डिस्कस करता हूँ, सही। तुम्हारे ख्याल से अगर मैं F4 को हटा दूं तो F7 से लेकर F9 तक का तुम लोगों ने जो सुना है सबसे आसान पेपर कौन सा है? F7। सही है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा F7 के पास रेट्स क्या होते हैं? यानी अगर पिछले 3 अटेम्प्ट के पास रेट्स ऐसे ही तुम लोग तुक्का लगा लो, 50% के करीब करीब। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। कभी 52%, कभी 54%, कभी आपके पास जो है वो एग्जैक्टली 50%, कभी 51%। सही। अगर मैं ये पिछली 4-5 अटेम्प्ट, यानी मैं कह रहा हूँ कि पिछली 8-10 अटेम्प्ट में से अगर मैं रैंडम कोई अटेम्प्ट उठा लूँ तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन जो आपके पास परसेंटेज बनती है वो ये बनती है। कोई मसले वाली बात? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे सुने तो हम स्टूडेंट की नज़र में जब सुनते हैं तो हमें क्या नजर आता है? सबसे मुश्किल पेपर बेसिकली इस स्पेसिफिक स्किल्स की सीरीज का कौन सा है? 5, और कुछ लोग कहते हैं 8। सही। कुछ लोग कहते हैं 8। का एक खास किस्म का रीजन है, वो ये रीजन है कि पहला ऐसा पेपर है जिसमें 70% थ्योरी आपने क्या करनी है? टाइप करनी है। जब 70% थ्योरी आपने टाइप करनी होती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं वो मुश्किल। देखो, जब भी आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करना पड़ेगा ना, तुम लोग कहोगे वो मुश्किल ही है। सही। और एक स्पेसिफिक सिनेरियो के ऊपर चीजें चल रही होंगी तो वो आसान होती है। जैसे जब स्टूडेंट MA1, MA2, FA1, FA2 का पेपर देते हैं, उसके बाद जब F1, F2, F3 में आते हैं, सबसे बड़ी टेंशन पता है उनको किसकी होती है? सर ये जो एम नहीं 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 सर, ये जो MTQs आएंगे ये किस तरह के आएंगे, क्योंकि वो एक नई चीज होती है ना। और उसके बाद जो दूसरी टेंशन होती है, अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए तो F1, सर पूरा का पूरा पेपर थ्योरेटिकल, हम कैसे कवर अप करेंगे? मेरी तो इंग्लिश भी काफी वीक है। ये वो स्टूडेंट कह रहे होते हैं जिनकी वोकैबुलरी तकरीबन 6-6 हज़ार वर्ड्स की होती है, वो कह रहे होते हैं सर हमारी इंग्लिश बड़ी वीक है। सही है। हाँ वाकई में वो हमें लगता है शायद वो वीक है, वो इतनी वीक होती नहीं है। सही है, तो अपनी जगह पे सही है। तो एक तो F8 वो इसलिए कि 70% एरिया आपने क्या करना है? बेसिकली टाइप करना है। तो एक मसला ये है, इस मसले की वजह से लोग कहते हैं कि बेसिकली F8 का पेपर काफी मुश्किल है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे F5 को लेके आते हैं बीच में। रीजन क्या होती है F5 को बीच में लेके आने की? क्या सुना? अगर तुम लोगों ने किसी से सुना यार मुश्किल पेपर है, तो कुछ ना कुछ तो सुना होगा ना साथ में। क्यों मुश्किल है? थ्योरेटिकल एरिया ज्यादा होता है, एक ये वाली बात सुनी। और मैनेजमेंट ज्यादा है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा है। अच्छा, मैं 2-3 बातें तुम लोगों को बता। अच्छा, और कोई पहले? मैनेजमेंट को हमने बीच में नहीं देखा, एक लंबा गैप आ गया। जब हमने देखा था प्राइम कॉस्ट, वो जब देखी थी, जब आज से, जब हमारा बचपन था ECT के अंदर, और हम प्राइम कॉस्ट आज दोबारा देख रहे थे, वो प्राइम कॉस्ट पता नहीं हमें याद भी है नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या हुआ करते थे, प्राइम कॉस्ट क्या है, ये सारे के सारे मसले। और कोई मसला? चलो, अब मैं तुम्हारे सामने 3 कॉमन मसले रखता हूँ जो मैंने स्टूडेंट से ज्यादातर सुने। ये जो तुम छोटी छोटी बातें कह रहे हो ये अलग है, ये भी कहीं ना कहीं उसमें घूम के आ जाएगी।
मुझे 3 रीजन नजर आते हैं। सबसे सबसे पहले जो है वो पास रेट्स, इसके पास रेट सबसे कम है। सर वाकई में इसके पास रेट सबसे कम है। देखो कहने का छुपाने का क्या फायदा, वो चीज जो सामने जाहिर है उसको क्या छुपा के करूंगा मैं, वाकई में इसके पास रेट्स कम है। ये स्टैंड करता है तकरीबन 40%, 41%, 42%, सही है नहीं, 44%, बस 44% से ऊपर नहीं जाता है। लेकिन यार, लेकिन यार एक दो फाइव से दो दिखे, अच्छा 44% से जाए, ये 44% से ऊपर नहीं आता और 40% से नीचे जाता है तो 39 के करीब करीब, 38 के करीब करीब। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये सबसे मुश्किल पेपर है, पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे मुश्किल पेपर इसलिए है, ये सबसे मुश्किल पेपर इसलिए है क्योंकि बेसिकली इसके जो पास रेट्स हैं वो सबसे कम है। ये सबसे मुश्किल पेपर इसलिए है क्योंकि इसके पास रेट सबसे कम है। अच्छा अब मैं तुम लोगों के सामने पुरानी कुछ बातें करूं। तुम में से तकरीबन सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो कहीं ना कहीं एफडी के पेपर देखे आ चुके हैं, ऐसे ही सही है। तो अब मुझे एक बात बताओ बिल्कुल सिंपल सी, जब तुमने एफडी के पेपर्स दिए थे MA1 से लेकर F3 तक, तुम्हारे ख्याल से उसमें सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा था? F2 का पेपर सबसे डिफिकल्ट था। और MA2, F3, कोई F1 वाला है ही नहीं यार। अच्छा F1 सही यार, मैंने कहा यार उसकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए ना यार, इतना हल्का लिया मैं। अच्छा एक बात मानने वाली है, अच्छा मैं तुम्हें इसके बारे में एक बात बताऊं, मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर MA2 का है, बाकी सबके अलग अलग आंसर्स आए, ऐसा है या नहीं? अब मैं तुम्हारे सामने एक बात रखूं, इसमें जो सबसे मुश्किल पेपर है, अगर देखा जाए ना पास रेट्स के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे मुश्किल पेपर जो हमारे पास है ना वो बेसिकली पता है कौन सा है? वो है बेसिकली MA2। क्यों? क्योंकि MA2 के जो पास रेट्स है वो सबसे कम है। MA2 का जो पास रेट है वो 67% है। सर्च कर लें, अप्रोक्सीमेटली 67%, बहुत ज्यादा होगा तो 73%। मतलब अगर चार बच्चे, तीन बच्चे जो MA1 का पेपर पास करके आए, जब वो MA2 का पेपर देते हैं तो उनका MA2 का पेपर फ्लंक होता है। क्या तुम्हारा हुआ? क्या तुमने अपनी क्लासेस के अंदर देखा फ्लंक हुआ हो? नहीं, मतलब हर तीन में से दो, देखा तुमने हर तीन में से दो स्टूडेंट फ्लंक हो गए, दो में से एक, यानी आधी आधी क्लास जो है वो तुम्हारी ऐसी चली। सही, एक्सेप्शनल केसेस है, सही है, वरना ऐसा नॉर्मली होता नहीं। अच्छा अब इसमें कुछ स्टूडेंट ने एक और बात की, F2 के पासिंग रेट जो है वो MA2 के मुकाबले में काफी अच्छे हैं। और अगर मैं F3 की बात करूं उसका तो बहुत ही अच्छा है, मोर देन 80-85% रिजल्ट है। F1 को भी देखो तो 85% के करीब करीब आता है। तो इसका मतलब है पास रेट इस बात को डिसाइड नहीं करते, पास रेट इस बात को डिसाइड नहीं करते कि उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, उसका डिफिकल्टी लेवल। अच्छा अब सर अगर नहीं करते तो फिर कब क्यों, ये भी बता दे। देखो यार एक बात मानने वाली है, मैं तुम्हारे सामने एक बात रखूं, देखो F7 अगर 10 बच्चे पेपर देते हैं तो कितने बच्चों का पेपर निकलता है 10 में से? अब 5.2 है, मतलब 5, क्या ख्याल है? अब एक को आधा तो नहीं करूंगा, सही है, तो वो क्या हुआ, 5, 5 के करीब करीब है। अगर तुम देखो तो 5 के करीब करीब है, क्या ख्याल है? एक पर साढ़े 5 के करीब करीब चला गया। लेकिन यार अगर यहाँ पे देखो तो 4 या साढ़े 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक ही स्टूडेंट का तो फर्क, यानी अगर 10 बच्चे वहां पे पेपर देंगे 5 पास होंगे, यहाँ पे 10 बच्चे पेपर देंगे कितने पास होंगे, 4, खत्म। तो इतना बड़ा कोई गैप तो नहीं है। जितना बड़ा गैप हमने समझा हुआ है वो गैप पे ये नजर आता है कि इसका पासिंग रेट है बेसिकली 85% और इसका पासिंग रेट है 40%। अच्छा अब उसके अलावा एक बात मैं इसके अंदर और ऐड कर दूं, वो जरा समझ लेना। देखिए सर F7 में तो हर तरह का बच्चा आता है, सही है, जिसका एफडी क्लियर हो जाए वो सबसे पहले क्या उठाता है? जिसका एफडी इस तरह क्लियर हो, 51 पे F2, 52 पे F3 और 50 पे F1, वो भी अगला पेपर F7 का देगा। ये वाली बात है ना, ऐसे ही है ना, वो हर तरह का बच्चा आया होता है, ये वाली बात मानने वाली है। यानी उसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास सैंपल ऐसा होता है जो वीक होता है, क्या ख्याल है? अगर देखा जाए IQ लेवल के हिसाब से सैंपल क्या होता है, वीक होता है, ऐसा ही है। उस वीक के अंदर से कितने परसेंट बच्चे पास हो जाते हैं? 50%। सर यहाँ पे तो बच्चा फिर भी पॉलिश होकर आया होता है, ये बात मान, ये बात मान, ये बात मान, सही है कि वो बच्चा जिसका F7 क्लियर हुआ, फिर F6 क्लियर हुआ, सही है, फिर वो आता है कहाँ पे जाके F5 में, थोड़ा से बच्चों का जो सैंपल साइज है ना वो थोड़ा सा बेहतर हुआ वो होता है, वो जो सैंपल की क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो हम उसके बिहाफ के ऊपर ये बात कह सकते हैं कि हाँ अगर ये थोड़ा सा वीक उस सेंस में अगर हम देखे जाए तो वो उस तरह थोड़ा सा वीक है, वरना 50 को 40 के साथ कंपेयर करो तो ये इतना वीक, इतना वीक नहीं। वीक किस सेंस के अंदर है? वीक इस सेंस के अंदर है सर ये बच्चे बाद में देते हैं तो वो पेपर ऑलरेडी कुछ क्लियर कर चुके होते हैं, तो इस बात की तुम गारंटी देते हो कि उनका पहली अटेम्प्ट में F5 निकला हुआ होता है, पहली अटेम्प्ट में F7 निकला होता है, तो फिर उनका जाके F5 फेल होता है, या तीसरी अटेम्प्ट में F7 निकला होता है फिर जाके F5 फेल होता है, ये वाली बात भी था ना, फिर इसको भी कंसीडर करो करने के, लेकिन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। पहला मसला पास रेट्स का। अच्छा जी सर दूसरा मसला, अब दूसरा मसला सुन लो। दूसरा मसला F5 लोगों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनको F2 मुश्किल लगता है। हाँ
F2 से जो जर्नी मुश्किल लगनी शुरू होती है तो वो आगे जाते तक जो है वो प्रॉब्लम करती रहती है, इसलिए वो कहते हैं क्योंकि F2 मुश्किल था इसलिए F5 भी मुश्किल। अब इसमें एक खास किस्म की बात है सर, बच्चों को फिर F2 मुश्किल क्यों लगता है? कभी तुमने सोचा है कि स्टूडेंट्स को अगर F2 मुश्किल लगता है तो उसका रीजन क्या है? कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है ऐसी जो थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल है, और कुछ परफॉर्मेंस मेजर करना मुश्किल होता है, और किसी के कोई आइडिया? बजटिंग मुश्किल लगती है? नहीं मतलब ये तो तुम मुझे चैप्टर बता रहे हो, मैनेजरियल अकाउंटिंग लोगों को मुश्किल क्यों लगती है, मेरा सवाल ये था। रिवर्स कैलकुलेशन बड़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक बात होगी, और लॉजिकल नहीं होती कैलकुलेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, लॉजिकल है नहीं है, बन नहीं रही होती, वो एक अलग बात है। अब मैं तुम्हें बताऊं, अब मैं तुम लोगों के सामने रखूं कि वाकई में F2 का पेपर क्यों स्टूडेंट को मुश्किल लगता है। देखो यार, हमें एक आदत हमारी जिंदगी में ना, एक बड़ी अच्छी सी आदत है हमारी हमारी एक आदत है, एक पैटर्न है, उसको फॉलो करो, जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं। तुमने देखा है लोगों ने जिंदगी में अगर एक रास्ता कहीं पे जाने का चुना हुआ होता है ना, तो चाहे उनको पता लग जाए दूसरा रास्ता अच्छा भी है, वो उसी रास्ते के ऊपर चलते रहते हैं। मतलब मैं तुम्हें ये बताऊं, यहाँ से कोई DHA भी जा रहा हो, उसको एक रास्ता अच्छा लग जाए तो वो उसी रास्ते से जाता है, ताकि दूसरा रास्ता कोई कुछ भी कहता रहे यार ये अच्छा है, यहाँ से चले जाया करो, किलोमीटर कम नहीं यार, मैं वो बस हुई। हमें अच्छा लगता है एक प्रैक्टिस को फॉलो करना, लिटरली हमें अच्छा लगता है एक प्रैक्टिस को फॉलो करना, तो हमें अच्छा लगता है ना, सुन लो, हमें अच्छा लगता है। सबसे पहले निकालो नेट एसेट, फिर उसके बाद निकालो गुडविल, फिर उसके बाद निकालो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, फिर NCI की कैलकुलेशन कर लो, फिर बैलेंस शीट बना लो। एक ही पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। हम उसकी घर पे बैठ के 5 घंटे प्रैक्टिस भी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कंसोलिडेशन का एक सवाल हो गया, फिर दूसरा सवाल हो गया, फिर तीसरा सवाल हो गया, फिर चौथा सवाल हो गया। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में पहले कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करेंगे, फिर ये वाली वर्किंग करेंगे, फिर इस वर्किंग की तरफ आएंगे, फिर नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल बना देंगे, आखिर में बैलेंस शीट। एक ही पैटर्न फॉलो करना है, दिमाग को कम यूज करना है और बेसिकली मेहनत ज्यादा करनी है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता है F2 के अंदर सेट पैटर्न नहीं है। लिटरली बहुत सारी दफा ये बात समझ में नहीं आती, बहुत सारी दफा ये बात समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है ना, उस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। F5 में या F2 में स्टूडेंट को सबसे बड़ा मसला पता है किस जगह पे आता है इसी जगह पे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि यार मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। उसने मुझे ये कैलकुलेशन पूछ ली, अब मैं ये एनालाइज करने की बहुत देर तक कोशिश करूं यार, ये मतलब मुझे स्टार्ट कहाँ से देना है, मैं स्टार्ट कर लूँ तो वो एंडिंग तक पहुंच जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, उसने मुझसे कुछ अमेंडमेंट के साथ ROI पूछा है, अब मुझे वो अमेंडमेंट करने में ही स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर चीज का एक सेट पैटर्न नहीं। तो इसका दूसरा रीजन क्या है F2 का या F5 का मुश्किल होने का, कि सर उसका एक जो है वो सेट फॉर्मेट नहीं है। अच्छा सर देखें, ये जो पास परसेंटेज है इसके बारे में तो मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर सकता कि मैं इसको इस तरह हल करूंगा, ये तो ऐसा एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जिसको हम थोड़ी हल कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा मसला F5 के अंदर क्या है, इसका पैटर्न नहीं है, क्या ख्याल है? दूसरा मसला क्या है F5 के अंदर या F2 के अंदर, इसका पैटर्न नहीं है। तो बेटा पैटर्न नहीं है तो मैं आप इस मसले को इस तरह रिजॉल्व करें। अब तुम्हें याद होगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेरे पास से होके गए F2 में, उनको एक बात याद होगी, जब हम F2 करते थे तो एडिशनल क्वेश्चंस करते थे यार। इस मसले को हल किया जा सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस से। अगर हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस से हम ये वाला मसला हल करेंगे। देखो, मुझे पता है क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नए किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चंस का पुराना रिलेशन कम बनता है या नहीं बनता वो एक अलग बात है। अब मेरे लिए सबसे आसान चाल ये है कि मैं क्लासेस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व करूं, मतलब मैं आप लोगों से सॉल्व करूं। जब मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करूंगा, ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी, और फिर हमें पेपर के अंदर कम से कम ये फील नहीं होगा, पेपर में कम से कम ये फील नहीं होगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मतलब मुझे ये होगा, हाँ यार ये वाला क्वेश्चन वहां से रिलेट कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो पहला मामला क्या है? पहला मामला बेसिकली क्या हुआ, F5 के मुश्किल होने का पास रेट, उसको तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सही है, वो तो हम दुआ कर सकते हैं कि यार इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आए। नंबर 2, पैटर्न नहीं है कोई सॉल्व करने का, तो उसके लिए हम मैक्सिमम प्रैक्टिस की तरफ चले जाएंगे। दो मसले हल हो गए। अच्छा पहले इनका सवाल ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एनालिटिकल स्किल्स यूज करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो एनालिटिकल स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होंगी। क्या असल में एक नया क्वेश्चन आए तो मैंने किस पैटर्न से उसे सॉल्व करना है, मैंने किस पैटर्न से उसे सॉल्व करना है, वो हम पहली दूसरी क्लास से ही काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरा मसला जो मैं आप लोगों को बताऊं, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी F5 का पेपर दे के आ चुके होते हैं, उनको F5 का पेपर जो मुश्किल लग रहा होता है, उसका तीसरा जो बड़ा मसला है वो आप लोगों के सामने। भाई मसला ये है, जैसे आपने F7 का पेपर दिया, लिटरली आपको आइडिया होता है, F7 का पेपर दिया, आपको आइडिया होता है कि एक क्वेश्चन बनेगा कंसोलिडेशन से, एक क्वेश्चन बनेगा फाइनल अकाउंट से,
ये दोनों में से एक क्वेश्चन बन जाएगा या एक क्वेश्चन बनेगा रेशियोज में से, ऐसा है या नहीं? यानी 2 3 CRQs में से हमें पता होता है कि ये 3 एरियाज आने वाले। अच्छा हाँ, तकरीबन रेशियो कंपलसरी और बाकी 2 में से एक एरिया। कैश फ्लो मेरे ख्याल से आता नहीं है शायद। अच्छा एक और बात सुनो जरा गौर से, इसी तरह तुमने टैक्स का पेपर दिया भी, टैक्स के अंदर भी मेरे ख्याल से 3 4 एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। F5 में जो सबसे बड़ा मसला है ना, सबसे बड़ा मसला है वो एक और है, और वो पता है क्या? वो ये है कि आपको सीआरक्यू के बारे में नहीं पता कि सीआरक्यू कहाँ से आने वाला। अब जरा गौर करो, तीसरा मसला यहाँ पे जो आ रहा है, तीसरा मसला जो यहाँ पे रिलेट कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है सीआरक्यू से। तुम्हें पता है 2 CRQs है हमारे पास, ऐसा ही है। चलो, एक सीआरक्यू आ गया हमारे पास पीएम से। पीएम मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, पेपर की बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमारे पास एक सेक्शन है। जैसे तुम लोग वहां पे देख के आए हो ना, वो रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करके कंपनी के बारे में चीजें बता। तो सीआरक्यू पहला तो बन गया पीएम से। मुझे पता है पीएम के अंदर टोटल 4 से 5 एरियाज है, वहां से क्वेश्चन बने। उन 4 से 5 एरियाज के ऊपर मैंने तकरीबन कोई, अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के बाद रिलीट करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं अभी नहीं चाह रहा कि टेंशन हो, सही। तो पीएम के हमने कुछ क्वेश्चंस कर ली, उसके बाद फिर अच्छा वो सबके हो जाते हैं। अभी पिछला वाला बैच भी गया तो वो भी करके गया, बाकी सारे बैचेस भी करके जाते हैं, वो हो जाते हैं। अभी तुम सुनोगे वो नंबर्स तो तुम्हें अजीब सा लगेगा। अच्छा जी, पहला हो गया पीएम, परफॉर्मेंस मेजरमेंट से एक क्वेश्चन बन गया, उसके 5 एरियाज है अप्रोक्सीमेटली, 5 में से किसी एक एरिया के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो वो तो हमने यहाँ पे निपटा लिया। असल मसला है 20 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया। असल मसला यहाँ पे आ गया, अब ये वाला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अब ये वाला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? ये ज्यादातर बनता ही नहीं है कैसे, इसमें ज्यादातर का वर्ड ही नहीं है, इसमें ज्यादातर का वर्ड ही नहीं है। ये पूरे सिलेबस में से 2 एरियाज छोड़ के हर जगह से बन सकता है मसला सारा का सारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे सीआरक्यू के लिए तुम्हें तकरीबन हर एरिया को अलग अलग देखना पड़ेगा। अब यार एक बात सुन लो जरा, इसमें एक प्लस पॉइंट भी एक नेगेटिव पॉइंट भी, जरा गौर से बात सुनो। नेगेटिव पॉइंट क्या है सर? जब हर एरिया को हम अलग अलग देखेंगे तो इसका मतलब हर एरिया के ऊपर मुझे कोई ना कोई सीआरक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेरे नंबर ऑफ सीआरक्यूज बहुत बढ़ जाएंगे, मेरे नंबर ऑफ सीआरक्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नुकसान ये, फायदा एक और है। यार देखो, हर एरिया को देखो तो जाओगे ना पेपर में, हर एरिया को देखने के बाद पेपर की तरफ जाओगे, ये बात तो क्लियर है ना? तो यार अगर हर एरिया को देखने के बाद उसके 1 से 2 एडिशनल सीआरक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो हर एरिया तुम्हारा 1 से 1.25 घंटा एक्स्ट्रा देगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके ऊपर तुम्हारी ग्रिप ज्यादा अच्छी बन जाएगी। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नॉर्मली पेपर के अंदर, ये मैं जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तुम्हें मसला हुआ हो ना हुआ वो एक अलग बात है। जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को सीआरक्यूज की भी टेंशन होती है, साथ में ओटीक्यूज की भी टेंशन होती है। यहाँ पे ना सीआरक्यूज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस हो जाता है, यानी इतनी बेहतर प्रैक्टिस हो जाती है कि कभी कभार हमारी ओटीक्यूज के ऊपर से टेंशन ही खत्म। और ओटीक्यूज तो हो जाएंगे सर, तो यार जब पेपर, जब बच्चा बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है और 60 मार्क्स के बारे में ये कह रहा है सर ये तो हो जाएगा, तो आधे से ज्यादा मसला तो वहीं पे रिजॉल्व है। तो उसको एक एरिया की टेंशन है, बाकी 60 मार्क्स की टेंशन नहीं है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो एरिया, सिर्फ वो 40% एरिया जिसके ऊपर आपने सीआरक्यूज के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की, उसने कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ किया। कहाँ पे? आपके ओटीक्यूज और एमटीक्यूज के अंदर। तो 3 बड़े मसले, पहला मसला इसका पास से सबसे कम है, ऑडिट से भी कम है। दूसरा मसला, इसके क्वेश्चन में अक्सर हमें पैटर्न नजर नहीं आता, लेकिन यार वो कुछ चैप्टर है जिसमें पैटर्न नजर नहीं आता, हर चैप्टर में ऐसा नहीं है। वेरिएंस कैलकुलेट करने का तो एक ही पैटर्न है, यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन F2 की तरह भरी भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। उसको हम मैक्सिमम प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर लेंगे। तीसरा मसला जो है वो सेकंड सीआरक्यू का है, कि हमें पता नहीं लगता कि सेकंड सीआरक्यू बेसिकली कहाँ से आएगा। अब जरा सीआरक्यू के बारे में थोड़ी बात करो। तुम लोग ऑलरेडी अच्छे खासे नहीं, कुछ लोग कुछ पेपर्स देके आ चुके। तुम लोग अगर वैसे ही मुझे काउंट करके बताओ, आज तक तुमने सबसे ज्यादा सीआरक्यू कौन से पेपर के अंदर सॉल्व किया? F6 के अंदर कितने है? नहीं नहीं, पेपर में नहीं, पेपर में नहीं, F7 में किए तकरीबन कितने? चले मैं अगर इनसे बात करता हूँ F7 में, मैं ऐसे ही अपना आइडिया देता हूँ, फिर तुम मुझे बताना सही। F7 में अगर मैं सीआर की सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह तकरीबन 10 से 12 फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस करके चला जाऊँ, सही है। फिर मैंने सोचा यार 10 से 12 अगर कंसोलिडेशन हो जाए तो और ज्यादा अच्छा हो जाए, तो टोटल मिला के मेरे 24 क्वेश्चन हो गए। 3 से 4 या 4 से 5 रेशियोज की मैंने प्रैक्टिस कर ली, तो मेरे पास 26 27 सवाल हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं सर ज्यादा कह दिया आपने, ज्यादा कह दिया। फिर कितने? 15, 5 5 5 कितने हो गए? 15। ये वाली बात, या ये कोई इसमें 15 के अलावा कुछ ऐड करना चाहे, कोई ये कहे कि सर इससे ज्यादा, मतलब तकरीबन कोई 30 35 15 20। F9 कितने?
30 के करीब। F6 में कितने? 25, बिल्कुल सही। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 55 CR की, तुम्हें कैसा लगेगा? अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि तुम कम से कम 55 CR चूज करोगे, कैसा लगेगा? 55? नहीं, OTQ भी करेंगे। अब वो उसका पूरा पैटर्न बना है, वो पहले से ऑलरेडी पैटर्न डिसाइडेड है। अभी लास्ट टाइम वाला बैच भी 55 CR क्यों कर दी है। अब सिर्फ परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर देखो तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर क्योंकि OTQs की प्रैक्टिस नहीं है, तो सिर्फ PM के ऊपर 18 CR क्यों है। अब तुम लोग ये कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने हमें जितनी देर क्लास में बुलाना है उतनी देर तो आपने हमें घर पे बिठाना। आपने कहना बेटा लगे रहो तुम लोग घर पे और CR सॉल्व करके लिख के आते हो। इस 55 में से तुम्हें आइडिया है कि हम क्लास के अंदर, चलो एक काम करते हैं, इस 55 में से तुम्हारे ख्याल से हम क्लास के अंदर कितना सॉल्व करें? क्लास के अंदर मेरे ख्याल से कम भी सॉल्व होंगे तो वो सॉल्व होंगे तकरीबन कोई 40 के करीब। हाँ, क्लास में सॉल्व होंगे तकरीबन कोई 40 के करीब करीब। जो तुम्हारे पास घर पे जाएंगे वो तकरीबन जाएंगे कोई 15 के करीब। तो 40 क्लास में करने में वाकई में इतना लंबा। और ये बात याद रखना कि ये 40 वही CR है जो असल में इस चीज को आसान बनाएंगे कि अगर क्वेश्चन को कोई पैटर्न ना हो तो मुझे पता तो उसको सॉल्व कैसे करें। सही है। तो वो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ हो जाएगा, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो कि वो करवाना किस तरह है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बस सिंपल सी बात है कि तुम लोगों ने वो सारी चीजें कंप्लीट करनी। अच्छा, अब दो बातें होती हैं हमारे पास ना। मैं एक बात बताऊं, वैसे कभी भी रिकमेंडेड नहीं होते हैं FR के लिए 15 CR कुछ, कभी भी रिकमेंडेड नहीं होते हैं। सर की तरफ से रिकमेंडेशन ज्यादा की हो, सर फात की तरफ से रिकमेंडेशन ज्यादा की हो, तुम लोगों ने उल्टी सीधी हरकतें करी होगी, ये वाली बात मानने वाली है, ये बात तो सब मानते हैं। अब यार मेरे पास दो हल होते हैं। पहला हल ये होता है कि मैं स्टूडेंट को CR करने के लिए दे दूं, यार अगली क्लास में ये वाला CR करके लेके आ जाना। अब मसला ये है, आप लोग स्किल्स में तो आ चुके हैं लेकिन आपकी हरकतें स्किल्स वाली होती नहीं है। सही है, तो स्टूडेंट जो है वो अक्सर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यार जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात है, मैं भी तुम्हारी जगह बैठूं तो मैं भी ये सोचूं कि हाँ यार वो टाइम निकालना था, नहीं निकला, कुछ भी हो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दूसरा हल जो मेरे पास हल होता है वो सिंपल, मैंने आपको CR दिया, मैं क्लास के अंदर तकरीबन 15 से 20 25 मिनट खामोश हो गया, आपने मेरा CR सॉल्व करके दे दिया, मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस करवा ली, बात खत्म। अब तुम मेरे सामने बैठ के तो बातें नहीं करोगे या अपने आप से तैयार करके रखोगे, नहीं मैंने तो प्रैक्टिस करनी नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। अच्छा, वो जो करना ही पड़ेगा ना, वही सबसे वो मेन की है PM के पास रेट्स को ऊपर लेके आने के। हमारे पास नॉर्मली जो PM का पास रेट आता है, नॉर्मली नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा एग्जीगरेट करके नहीं बता रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैक्सिमम अटेम्प्ट के करीब करीब रहता है, वो रहता है 63 से लेकर 70%। 100% तक भी है, 80-85% के ऊपर भी गया, लेकिन नॉर्मली जो रहता है वो रहता है तकरीबन मिनिमम जो गिरा वो 63 से 70% एवरेज रेट्स होगा। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ना, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो मैं यही कहूंगा वो इसी चीज का है कि वो आप मैक्सिमम CR उस क्लास में सॉल्व करते हैं तो पेपर में जाके कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि बिल्कुल ही कोई नई चीज आ गई, आपको लगता है हाँ यार मैं पेपर इजीली क्या कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, तो वो हो जाएगी सारी बात। अब क्लास के अंदर अगर आप फिजिकल क्लास लेंगे तो मेरे लिए एक चीज बड़ी आसान होती है कि मैं जबरदस्ती आप लोगों के साथ कर सकता हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ। मैं खड़ा हूँ, तुम लोग क्या करोगे? आखिर में क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे यार, सही। तो अगर आप घर पे होते हैं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना, थोड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है वो क्लास के ऊपर ही होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप क्लासेस ज्यादातर फिजिकली ले लें तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, और मुझे ये कहना भी बड़ा आसान हो जाएगा कि सर बच्चे फिजिकल क्लास ले रहे हैं तो हम उसको ऑनलाइन पे कोई भी एक क्लास शिफ्ट ही नहीं कर सकते। कहीं मैंने एडिशनल कोई प्रैक्टिस वगैरह करवानी हो या मैंने कोई प्रैक्टिस सेशंस वगैरह रखने हो तो वो अगर मैंने ऑनलाइन रख लिए तो रख लिए। जैसे अगर हम हर संडे को या, क्योंकि इस दफा ना हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम है, हमने हर संडे को जो मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिए करने के लिए उसमें से कुछ क्लास में डिस्कस कर लिए, कुछ क्यूरीज हमने डिस्कस कर ली किसके अंदर, ऑनलाइन सेशन के अंदर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको फिजिकली निपटा। सही है। एक बात मानने वाली है यार, इस सेशन के अंदर टाइम जो है वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। रमजान तो मैं पता है अभी आए में, उसके बाद ईद आ जाएगी, ईद भी स्टार्टिंग के दिन होगी, वीक में जो आखिर के दिन बचेंगे, ईद के बाद जो वीक में आखिर के दिन बचेंगे वो भी मैं तुम लोगों के ऊपर ही यूटिलाइज करूंगा। मैं नहीं रखूंगा अपनी FD की क्लास, आखिर के जो 3 दिन होंगे, प्रॉबली ईद होगी मंडे ट्यूसडे वेंसडे की, अगर वेंसडे को ईद खत्म हो जाती है तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम लोग मुझे दोगे। सही है। और अगर थर्सडे तक चली जाती है तो फ्राइडे सैटरडे संडे तुम लोग मुझे दोगे। हमें इस तरह करना पड़ेगा वरना हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। मैं वैसे तो अपनी तरफ से नॉर्मली कोशिश करता हूँ 20 तारीख को सिलेबस खत्म हो जाए, 20 तारीख को सिलेबस खत्म हो जाए, ये भी अच्छी बात है। 31 का दिसंबर है, वो सॉरी, उसके बाद हम अगर इस महीने में देखें तो 30 का अप्रैल है, अप्रैल के बाद जो मई है वो भी इसकी 31 का है। सही है। तो मार्च भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 31 का है, तो ये हमें तकरीबन जो है
वो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। पिछली दफा फैब का भी मसला आया था कि वो 28 के ऊपर फैब। यार ये असल में वाकई में एक एक दिन ही बहुत कीमती होता है, क्योंकि चीजों को देखना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोर्स अच्छा खासा लेंदी है। खैर 28 के बाद पेपर आ गया, मसला सारा का सारा ये आया, और 20 को खत्म करवाना पड़ा, कुछ भी करके खत्म करवाया हमने, क्योंकि बच्चों के बाद 8 दिन ही थे, उसके बाद फिर रमजान भी स्टार्ट हो रहे थे और पेपर भी आ गया बिल्कुल करीब करीब। सही है नहीं? अच्छा, अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर कुछ सवाल वगैरह होते हैं आपके, जब भी डिस्कस करते हैं, ये आप लोग बाद में देख लीजिएगा। यार ये पूरा सिनेरियो था, आप लोगों को याद होगा। पहला एरिया जो हमारे पास था वो बेसिकली था F2 का, F2 के बाद अगला एरिया किसका है, F5 का, F5 के बाद P5। पहला वाला एरिया खत्म हो गया, मिडिल स्टेप के ऊपर है। आप इसकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली आप लोगों का आखिरी पेपर ही है। सही है, आपका पीएम आखिरी पेपर ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। 3 पेपर ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं, MA1 MA2 F2, ये आखिरी पेपर ही कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग की स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। लेकिन यार एक बात मानने वाली है, मैनेजरियल अकाउंटिंग कहीं ना कहीं तुम्हें F9 में भी हेल्प करती है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। और लिटरली मैनेजरियल अकाउंटिंग तुम्हें आगे जाके एसबीएल के अंदर भी हेल्प करेगी, क्योंकि एसबीएल के अंदर भी अच्छी खासी थ्योरीज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं रिलेट करती है हमारे मैनेजरियल। जहाँ पे भी एनालिटिकल एरिया यूज होगा ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे चीजों की जजमेंट यूज होगी ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया यूज होगा। और बेटा अगर ये F9 के अंदर यूज हुआ है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आगे जाके आपका जो AFM का पेपर है उसके अंदर भी यूज हो सकता है। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोर्ट आपको हर जगह पे करेगा, तो बेहतर तरीके से करके जाना। फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। हैंड आउट सबके पास है ना? तुम्हारे पास आया हुआ हैंड आउट? आया हुआ है? सर ये वो आखिर वाला एरिया थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से देख लें। हमारे पास अगर सिलेबस का फॉर्मेट देखा जाए, हमारे पास 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन ए। दूसरा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन बी। और तीसरा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन सी। यहाँ पे कोई मसला? ये 3 हमारे पास अलग अलग सेक्शन हो गए। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास क्या आएंगे? 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, जो कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर हमारे पास OTQs आएंगे, केस बेस, यानी जिसको हम मल्टी टास्क क्वेश्चन भी कहते हैं, केस बेस OTQs भी कह सकते हैं। होते क्या है ये? बिल्कुल ऐसा ही। आप सिनेरियो के ऊपर चीजों को क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्व करते हैं। इसके मार्क्स कितने? इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 2। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। 10 मार्क्स एक क्वेश्चन के, तो 3 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए? 30। फिर आखिर में CRQ आएंगे आपके पास, कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के 2। सही है जी? और 2 जो CRQs आपके पास होंगे उसके अंदर एक खास किस्म की बात आगे आ रही है, ये जरा सुनिएगा क्या लिखा। CRQ प्राइमरी फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग। अब मैं एक बात बताऊं आप लोगों को जरा, अब क्योंकि अब हमारे सामने कोर्स आ रहा है। अच्छा, ये डरने वाली बातें नहीं है यार, ये सब कुछ हो जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ये ऑप्शन होता ना, ऑप्शनल पेपर होता, ये दिए बगैर ACC हो जाए तो फिर एक अलग बात होती है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, हो जाता है। हंसते खेलते स्टूडेंट पेपर दे देते हैं, मतलब इतनी कोई टेंशन वाली बात। डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास टोटल 5 एरियाज आते हैं। कुछ मैं एक दफा हल्की सी बात करूं। तुम लोगों ने MA2 में देखा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तुमने रेलेवेंट कॉस्टिंग MA2 के अंदर देखा, 2 ही याद हो गए। उसके अलावा प्राइसिंग हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब मसला पता है क्या है? दूसरा एक, अच्छा CRQ कहां से आएगा? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर है 5 एरिया, तो इसका मतलब 5 एरिया में से कई एक जगह से क्या आएगा, और वो तलहा के पास अलग आएगा। सही है। और अबू हुरैरा के पास अलग आएगा। सही। यानी इसका मतलब ये हुआ हर स्टूडेंट के पास जो CRQ आएगा वो 2 अलग अलग आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं दो। जैसे पिछली दफा जो है वो 3 CRQ है, 3 शिफ्ट सी। एक ही शिफ्ट में 2 CRQ, फिर दूसरी शिफ्ट में 3 CRQs घूमे, फिर आखिरी वाली शिफ्ट में 2 CRQ। यानी अफ्तार के बाद भी, अफ्तार के वक्त पे भी लोगों ने पेपर दिए। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो असल में इसार के लाइसेंस वगैरह का कोई इशू आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेटली के, अब ये जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी ना, सर आप ये बता देंगे कहाँ से आएगा, वो बता नहीं सकते क्योंकि आपके पास कहाँ से आएगा ये मुझे भी नहीं पता। तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में 5 एरिया है, 5 में से किसी भी जगह से CRQ बनेगा। अगला कौन सा है? बजटिंग। बजटिंग में अप्रोक्सीमेटली 3 एरिया, इन तीनों एरियाज में से कहीं ना कहीं से CRQ बन सकता है। उसके बाद कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी 3 एरियाज है, और 3 एरियाज के बारे में भी बात करेंगे, वहां से भी CRQ बन सकता है, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक CRQ बनेगा कहाँ से? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सही है। यानी 4 एरियाज हो गए जहां से CRQ बन सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, कंट्रोल और परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब एक जगह बन गई परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और बाकी 3 एरियाज कंट्रोल, बजटिंग और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग। अब 11 चैप्टर में ग्रिड बनाए, तकरीबन हर चैप्टर के ऊपर तुम्हें ग्रिप बनानी पड़ेगी। तुम ये नहीं सोच सकते कि यार इस वाले चैप्टर से तो CRQ आता नहीं है, इसको छोड़ दो। यानी अगर कोई CRQ किसी स्पेसिफिक एरिया का 2011 में आया था ना, और उसके बाद दोबारा कभी नहीं भी नहीं आया, फिर भी मुझे वो करके जाना पड़ेगा, ये मसला है। अब यार सब, मैं तुम्हारे सामने एक छोटी सी बात रख लेता हूँ। अभी पिछली वाली अटेम्प्ट के ऊपर मेक और बाय के ऊपर एक CRQ आ गया स्टूडेंट्स के पास।
पिछली से पिछली अटेम्प्ट के ऊपर सीआरक्यू आया स्टूडेंट्स के पास, किसके ऊपर, मेक और बाय के ऊपर। जब स्टूडेंट के पास मेक और बाय के ऊपर सीआरक्यू आ चुका है, तो जैसे ही मेक और बाय के ऊपर सीआरक्यू आया, नहीं सॉरी शटडाउन के ऊपर, वो शटडाउन जैसा केस ऑलरेडी 2009 के अंदर एग्जामिन हुआ था, अच्छी बात थी, हमने किया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सीआरक्यू यहाँ पे इररेलेवेंट नहीं होगा, जो भी पास पेपर का सीआरक्यू है वो आपने करना। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, कुछ ऐसे एरियाज है बहुत ज्यादा एग्जामिन होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सीआरक्यू बहुत ज्यादा आते हैं, तो यार वो तुम अगर पास पेपर में देखोगे तो तुम्हें तकरीबन 16 मिल जाएंगे। अब अच्छी बात तो ये है कि तुम 16 कर लो, अगर नहीं भी करते तो 12-13, सही है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, इसका सीआरक्यू थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि अगर तुम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे हो तो तुम्हें 1.25 घंटा लगेगा, लेकिन तुम अगर वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हो ना, तुम्हें 1.25 घंटा नहीं लगेगा, सही है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम का टाइम टेकिंग होता है। खैर, आगे सुनना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखा हुआ है, सीआरक्यू प्राइमरी फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट विद इन द सिलेबस। यहां तक कोई मसला? आगे सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हाउ आर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज द मोस्ट लाइकली टॉपिक फॉर द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी पीएम सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। और यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया के अलावा अगर आप ये कहें कि वर्चुअली सर्टेन है, यानी मोर देन 99% चांसेस है कि एक सीआरक्यू कहां से बनेगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट से बनेगा ही बनेगा। ऑन द अदर हैंड, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, ओटीक्यू एंड केस ओटीक्यूज कैन एड्रेस एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। तो सर एनी एरिया ऑफ द सिलेबस, तो इसका मतलब है एनी एरिया का मतलब ये सारे के सारे मिला के एनी एरिया नहीं बनता, तो ये सारे के सारे मिला के तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस नहीं बनता। तुम्हारे सिलेबस का टोटल 5 से 6 एरिया है, इसमें अभी यहाँ पे कितने आए, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, कंट्रोल और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यदि देखा जाए तो 4, इसके अलावा भी कुछ एरिया है, तो वो हम जब डिटेल के अंदर देखते हैं तो आगे जाके देख लेते हैं। एक बात यहाँ पे जाके क्लियर हो गई, ये बात मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक सीआरक्यू कहाँ से बनेगा, सीएम से, और बाकी किसी और एरिया से। अच्छा, अब यहाँ पे जाके एक स्टूडेंट के जहन में एक बात आती है, लेकिन ये अक्सर जो हमें नजर आता है वो बेवकूफ किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरह सोचते हैं, वरना नॉर्मली जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा वो इस तरह सोचते नहीं है। क्या सोचा सर, इसका मतलब तो ये है कि बस मैं शुरू से ही एक एरिया के ऊपर फोकस कर लूं और पीएम मेरा अच्छा हो जाए। बेटा अच्छा हो जाए वही देके पेपर दे दो, वही करके पेपर दे दो, नहीं ना, पीएम आपको कितने दिलवाएगा। ओटीक्यूज अगर आ गए तो 1 से 2 एमटीक्यूज आ गए तो 25-24, वैसे नॉर्मली हम एवरेज रखें तो 22 रख लिया हमने एवरेज। अब आगे एक बात सुनना, आगे बात एक इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी एरिया है वो सारे के सारे तुम्हें 16 मार्क्स दिलवाएंगे, तो 22 में और 16 में फर्क कितना है। अगर एक तुम्हें 6 ज्यादा दिलवा रहा है बाकी 6 कम दिलवा रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकते एक के 22 है तो उसके ऊपर फोकस कर लो, बाकी 4-5 के 16-16 है उसको छोड़ दो, कर सकते हो। एक के ऊपर 22 मिल रहे हो उसके ऊपर फोकस कर लो, बाद 4-5 के 16-16 है उसको छोड़ दो, नहीं कह सकते ना यार, उसके ऊपर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। अब आओ थोड़ी सी बात करते हैं और डिटेल में। एक बात मैंने क्लियर करनी थी वो समझ में आ गई कि एक सीआरक्यू हमेशा कहां से बनेगा, पीएम से। जैसे यार कंपलसरी तुम उसी तरह याद रखो, एक रेशियो से बनेगा ही बनेगा। आगे चलो, अब आ गए तुम्हारे पास 4 एरिया। अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा एरिया समझाता हूँ। देखो पहला एरिया तुम्हारे पास जो है आ गया, वो आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये तुम्हारे पेपर में ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 मार्क्स के ऊपर एग्जामिन होता है। कितने के ऊपर, 4 से 6 मार्क्स के ऊपर। अच्छा जी, लेकिन यार ये हर जगह पे आ सकता है, ये सीआरक्यू के अंदर भी आ सकता है, नॉर्मली इसकी कभी कभार थ्योरी आई है 4 मार्क्स की सीआरक्यू के ऊपर। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बेनिफिट्स लिखते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है उसको इस कंपनी के केस के साथ डिस्कस करें, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, वरना 1-2 ओटीक्यूज आ गए। ये पूरा का पूरा एरिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। तुमने कहीं ना कहीं ये देखा हुआ है, आओ बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने डेटा देखा हुआ, इंफॉर्मेशन देखा हुआ, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, कंप्यूटराइज सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वो सारे के सारे जो F2 और बीटी यानी एमए और बीटी के मिक्सचर है ना, वो पूरा का पूरा मिक्सचर यहाँ पे दोबारा दीजिए। वही इसके अंदर फिर 3 E's भी है, नहीं 3V है, सही है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, ये सारी की सारी चीजें, वेराइटी, तो ये एरिया भी यहीं पे कहीं ना कहीं रिलेट कर, बिग डेटा वगैरह भी यहीं पे आ जाता है। तो एक एरिया तो हमारे पास छोटा सा ही है। अगला एरिया हमारे पास कौन सा है, अगला एरिया स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो ये लिखा हुआ था सीआरक्यू के अंदर एग्जामिन हो सकता है, लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, पहली वाली स्लाइड में ये लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था ना, ये नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब है इसका सीआरक्यू नहीं बन सकता। ये 100% प्रूवन है कि इसका सीआरक्यू नहीं बने। अब यार इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लूं, यार इसी के अंदर एक एरिया है, तुमने F2 में देखा था, नाम है उसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हाँ, हुआ बताइए क्या,
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ एक एरिया होता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का। यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रूल्स को यूज करते हुए हम अगर बजट बना ले तो वो कहलाते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। अब पता है हुआ क्या, इन्होंने 2018 के अंदर एक क्वेश्चन दिया ट्रेड कंपनी के नाम से, उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रूल्स को यूज करते हुए एक्टिविटी बेस्ड बजट बनाने थे, बना लिए स्टूडेंट ने। स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को देखा बजटिंग में जाके, हाँ यार ये आ सकता है। सही, एक ही क्वेश्चन आया पूरी हिस्ट्री में, यानी पूरे अगर मैं 2008 से लेकर 2007 से लेकर जब ये पेपर पैदा हुआ था, और मैं बात करूं 2024 तक की या 25 के स्टार्ट तक की, तो ये क्वेश्चन कभी एग्जामिन नहीं हुआ। फिर इस दफा एग्जामिन हो गया मार्च का। एक क्वेश्चन आया, सिनेरियो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उसके मुकाबले में थ्रेड ज्यादा आसान था। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पे एग्जामिन होता है ना, तो उसके बाद एग्जामिनर हाथ हल्का रखता है, चेक करता है कि तुम लोग पूरा सिलेबस देख के आए हो या नहीं देख के आए। जब दूसरी दफा आता है ना, तो वो कहता है इस जैसा क्वेश्चन तो मैं पहले बना चुका था, तो अब मुझे लाजमी तौर पे उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है, तो वो थोड़ा सा उसको अपग्रेड करते हैं, तो वो क्वेश्चन बना एक्टिविटी बेस्ड बजट के ऊपर। अब वो स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट मुझे कहने लगा सर सुबह सुबह बैठा हुआ, तो मेरे ध्यान में आया यार वो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था, मैंने उसकी कैलकुलेशन ना हल्की फुल्की देख के चला गया, मैंने कहा यार याद आ गई क्या, ये बार क्या इत्तेफाकन वो याद। अब उसके होंगे कोई अच्छे अमाल, सही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो ये वाला मामला होगा। लेकिन एक बात मानने वाली है, ये बात मानने वाली है कि एक पता है अच्छी बात क्या है, उस क्वेश्चन को हम पेपर में छोड़ के नहीं गए। अगर हम उस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के चले जाते फिर, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है रिग्रेशन एनालिसिस, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो मैं पता है एक दफा CRQ आया हमारे पास, जिसके अंदर उसने 4 मार्क्स के ऊपर कहा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल के दे दो, 6 मार्क्स के ऊपर उसने कहा कि फ्यूचर की कॉस्ट को एनालाइज करके दे दो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें पहले b कैलकुलेट करना था, फिर a कैलकुलेट करना था, फिर y। लेकिन क्योंकि वो कभी एग्जामिन हुआ नहीं था, स्टूडेंट ने पहले ही सोच लिया था ये क्यों एग्जामिन होगा यार, ये क्यों का क्या मतलब होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जिसमें हाइलो मेथड आया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हाइलो मेथड के थ्रू कैलकुलेट हुई है, तुम एग्जामिनर को बाउंड नहीं कर सकते, ये क्यों पूछ रहे हैं आप। हो सकता है वो तुमसे बेसिक वेरिएंस के ऊपर पूरा का पूरा CRQ पूछना नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है क्यों नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस के ऊपर आपने मेनली फोकस करना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूँ। पहला एरिया कौन सा आ गया, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स है। यार इसके ऊपर CRQ बनेगा, नहीं बनेगा ना इसके ऊपर CRQ। तो बताइए इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एक MTQ, 3 MTQ बनने हैं ना, इससे बनेगा एक MTQ। यहाँ तक कोई मसला। सपोज करो यहाँ से बन गया CRQ, यहाँ से क्या बन गया CRQ, यहाँ से क्या बन गया CRQ। तो ये बताओ बाकी 2 MTQs कहाँ से बनेंगे, बाकी 2 MTQs यहाँ से बनेंगे, एक MTQ यहाँ से आ गया, एक MTQ यहाँ से आ गया, कोई मसला है यहाँ तक। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट से क्या बन गया CRQ। अब कोई कहता है नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, ये सिर्फ समझाने की हद तक एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ से बने तुम्हारे तकरीबन कोई 16 मार्क्स, क्या ख्याल है। यहाँ से बने तुम्हारे तकरीबन कोई 20 मार्क्स, यहाँ से बने तुम्हारे तकरीबन कोई 16, यहाँ से बने तकरीबन कोई 16, और यहाँ से कितने बन गया तकरीबन कोई 20 से 22, क्या ख्याल है कोई ज्यादा फर्क है। नहीं वैसे वैसे एक बात करें, कोई ज्यादा फर्क है इस 20 में और इस 16 में, ज्यादा फर्क है नहीं। यार इसका मतलब ये हुआ जिस एरिया से CRQ नहीं बना ना, वहां से MTQ बन ही जाएगा, तो तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी कि यार मैंने तो इस एरिया के ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस की, यहाँ से CRQ क्यों नहीं बना, MTQ बन गया, नहीं बना OTQ बन गया। और फिर लाजमी तौर पे एक बात मानने वाली है सर, नहीं सर आपने एक और बात भी तो कही है, डिसीजन मेकिंग में 5 एरिया है, एक से CRQ बन गया तो बाकी 4, बाकी 3 से OTQ बन गया, बाकी एक। अबे भाई लाजमी थोड़ी है कि सब कुछ आएगा, मतलब कुछ मेहनत तो ऐसी भी करके जानी पड़ेगी ना जो चांस पे छोड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, ये तुम्हें आइडिया होगी यहाँ पे तकरीबन के सारे मामला इस तरह है। कंट्रोल का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सितंबर 2024 की एटम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पेपर में आया ही नहीं, एक स्टूडेंट के बाद 2 मार्क्स का एक OTQ आया बस, वरना अच्छी खासी प्रैक्टिस करके गए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर नहीं आया, क्या कह सकते हैं यार, नहीं आया बात खत्म। वो पूछ चुका था अच्छी खासी दफा। सही है, मैंने एक स्टूडेंट को जो थ्योरी लिखने के लिए जो असाइनमेंट दिया था, जिसको मैंने बाद में खुद चेक किया था, उसके अंदर में मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिया था, नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। सही है, लेकिन करके तो जाना है ना यार, इस दफा आ गया। इस दफा आधे से ज्यादा स्टूडेंट के पास क्वेश्चन आया जिसके अंदर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस निकालना था और सेल प्राइस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालना, और कितने मार्क्स की न्यूमेरिक से 14 मार्क्स, 6 मार्क्स की उसके ऊपर कमेंट्री करनी थी कि बेसिकली मैनेजर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी थी। अच्छा सवाल बन गया, उस दफा पे ऑफ नहीं किया, इस दफा कर दिया यार। अब मुझे थोड़ी पता है कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पहले ना होता ऐसा था हर किसी का एक ही पेपर होता था, जजमेंट होती थी आपकी। अब आप पीछे 5 पास पेपर उठाते थे, फिर उससे पिछले वाले 5 उठाते थे, फिर हम लोग उसको बैठ के इवेल्युएट करते थे, एग्जामिनर का पैटर्न ये है। तो हम बेसिकली कहते थे कि यार ये क्वेश्चन जो है ना, वो बेसिकली इस दफा आने के चांसेस है इन एरियाज।
अब नहीं कर सकते ना, हर केस के पास अलग क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कर सकते वेरिएंस जो था वो MA2 और F2 में बिल्कुल मुख्तलिफ था। नहीं, MA2 वाला जो वेरिएंस है ना, MA2 वाला वेरिएंस वो तो वेरिएंस कंसिडर ही नहीं होता, वो तो असल में फ्लेक्स बजट और फिक्स बजट वाला सीन है। असल जो वेरिएंस आए वो कहाँ पे आए, F2 में, और यहाँ पे एडवांस वेरिएंस, यानी उसी के एडवांस वेरिएंस। तुमने F2 में देखा मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यहाँ पे हम तोड़ेंगे मटेरियल यूजेज का यील्ड और उसके अलावा मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन वो बेसिक वेरिएंस के ऊपर तुम्हारी थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए, उसके लिए हम इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा जी, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सुन लो जरा एक दफा यार, पूरे के पूरे सिलेबस को भी तो सुन लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, आईटी का एरिया पहला नंबर। स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक दूसरा एरिया। क्या क्या आता है इसमें अभी बात हो जाएगी। तीसरा एरिया डिसीजन मेकिंग, चौथा एरिया बजटिंग, तो पांचवा एरिया परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सर इसके बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो हर पेपर में, ये तो F7 में भी है, F6 में भी है, F8 में भी है, F9 में भी है। हाँ, कैपलान की किट खोलोगे हर जगह पे नजर आ जाएगा। सर ये है क्या, बताएंगे आप मुझे कोई, ये क्या है? नहीं नहीं, ये क्या है? ये हर बुक में एक चैप्टर दिया हुआ होता, स्किल्स के 5 से लेकर 9 तक हर बुक के अंदर ये वाला चैप्टर दिया हुआ है। क्या है ये? अरे यार ये है कि एक्सेल को किस तरह यूज करना है, क्वेश्चन को किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करना है, सही है। वर्ड के ऊपर तुमने प्रोसेसिंग कैसे करनी है, सही है। टाइपिंग स्पीड को किस लेवल के ऊपर लेके आना है, तो इसके मार्क्स नहीं होते, ये बेसिकली सिर्फ यूज होता है। असल सिलेबस यही है, सेक्शन A B C। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नहीं, आगे सुनिएगा। अब उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। भाई अगर हम सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं तो जरा पहले नंबर पे आ जाओ। पहले नंबर पे क्या है, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक। बेटा अब मुझे लाजमी तौर पे इस वक्त अगर मैं हर चैप्टर को डिस्कस भी कर लूंगा तो मुझे कोई सवाब नहीं मिलेगा, ना तुम्हें कोई फायदा होगा, तो उसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अच्छी बात यह है कि हल्का फुल्का तुम लोग पहले देख के आ चुके हो ना, F2 के अंदर इसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तुम लोगों ने देखा है। हमें एक नए सिरे से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर जब हमारे पास, अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि हम सिलेबस को कैसे आगे लेके जाएंगे। सर जब मेरे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होगा तो आप मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करवाएंगे ना? बिल्कुल करवाएंगे सर। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिलेट कहाँ से करता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ एक और कॉस्टिंग रिलेट करती है जिसका नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सर हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? सर हम स्टार्ट लेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। अब सर अगर ये वाली बात है तो फिर इसका मतलब ये हुआ जैसे F2 में या MA1 में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग किया था तो 2 क्लासेस तो उसी के ऊपर लग गई थी, तो ये फिर आगे कैसे चलेगा? नहीं, हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग को देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के मसले क्या है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग से किसकी तरफ जाएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। वो मसला हल करते हुए कहाँ पे जाएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। फिर देखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मसला क्या है। फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो मसले थे जिसकी वजह से डेवलप क्या हुआ, ABC, फिर उसको देखेंगे। अच्छा, अगर वो थीम शुरू से बन गई ना तो फिर तुम्हें उसे समझने में मुश्किल नहीं होगा, और अगर वो चीन कहीं पे ब्रेक हो रही है ना तो तुम जोड़ते ही रहोगे उसको, यार यार इसका रिलेशन इसके साथ क्या बनता है। वो जो तुमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, सर क्वेश्चन होते हैं इलॉजिकल, तो इलॉजिकल थोड़ी होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, उसकी चेन नहीं बनी हुई होती। अब अगर चेन बनेगी ना इंशाल्लाह, हाँ वो सही है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ना कि हम उसको उसी स्पेसिफिक चेन के अंदर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है वो अपनी जगह पे आराम से हो जाएगा। तो पहला एरिया तुम्हारे पास किसका बन गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। सर इससे पहले हमने क्या देखा, पहले मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर ABC, ये इसी तरह आगे चलेगा। नंबर 2 सर, अगला एरिया, ये भी तुमने F2 में कहीं ना कहीं देखा होगा, टारगेट कॉस्टिंग। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग से पहले हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को देखेंगे। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को देखने के बाद फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, टारगेट कॉस्टिंग की तरफ। इन दोनों से मल्टीटास्क क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा एरिया कौन सा है हमारे पास, ये भी हल्का फुल्का पहले तुम लोगों ने देखा है, सही है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। उसके बाद फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग। अच्छा, थ्रूपुट अकाउंटिंग बिल्कुल नया एरिया, तुम लोगों ने इसके बारे में पहले नहीं सुना क्या, शायद नहीं देखा ना। लेकिन यार तुम लोगों ने एक एरिया देखा हुआ है, शायद तुम लोगों को याद हो, जिसका नाम था सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर की अगर तुम बात करो, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ याद दिलाओगे तुम लोग थोड़ा बहुत? हाँ, शॉर्टेज वगैरह निकालते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, फिर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा कमा के दे रही है, फिर पर लिमिटिंग फैक्टर कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा कमा के दे रही है, जो ज्यादा कमा के दे रही है उसको पहले बनाना है, जो कम कमा के दे रही है उसे बाद में बनाना है। ये सारी बातें हमने उसमें अलग से देखी, सही है। तो उसको देखने के बाद फिर हम किसकी तरफ मूव करेंगे, थ्रूपुट अकाउंटिंग। इसका भी पैटर्न है, पहले क्या, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, उसके बाद क्या, थ्रूपुट अकाउंटिंग। उसके बाद फिर आखिरी एरिया हमारे पास कौन सा आएगा, ये में, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यहाँ पे जाके हमारा पहला वाला एरिया अपनी जगह पे क्या हो जाएगा, पॉइंट। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, जरा गौर करना, इससे बनेंगे MTQs
जबरदस्त। और इससे बनेंगे OTQs? नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ MTQs और OTQs, CRQ नहीं बनेंगे। उसके बाद फिर अगली एरिया की तरफ आते हैं। तुम्हें याद है डिसीजन मेकिंग? अब बेटा इससे तीनों चीजें बन सकती हैं। तो सर ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग है इसका CRQ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो सर हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आए होंगे, तो आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा जी, नहीं 4 नहीं 5। फिर अभी मैं अगर 2024 वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूं जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है, तो फिर 6 हो जाएंगे। 6 CRQ उसके ऊपर आप रेलेवेंट कॉस्टिंग को देख सकते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद जो अगला एरिया है वो कौन सा है? कॉस्ट वाली प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा देखो, अच्छा एक बात मैं और बताऊं, जिस वक्त मैंने F5 का पेपर दिया था ना, उस वक्त F5 ज्यादा मुश्किल था। तुम लोग जिस वक्त F5 का पेपर दे रहे हो उस वक्त F5 आसान। मैंने F5 का पेपर कब दिया था, तुम कब दे रहे हो? मैंने F5 का पेपर दिया था जून 2010 के अंदर, और तुम लोग F5 का पेपर कब दे रहे हो? 25 में। ऐसा ही है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 साल का गैप है। तो सर आपके वक्त में क्यों मुश्किल था, हमारे वक्त में क्यों आसान है? क्योंकि मेरे वक्त में ये पेपर डेवलप हुआ था 2007 के अंदर। तो अभी मेरे पास डेटा इतना नहीं था यार, हम पास पेपर देखते थे, हमें मिलते ही नहीं थे। हमें कैपलान के और BBP के सवाल बनते हुए नजर आते थे। पूछना किसने? एग्जामिनर ने। उसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, डेटा नहीं था हमारे पास। इस वक्त पे F5 थोड़ा सा आसान है पहले के मुकाबले, क्यों? तुम्हारे पास डेटा बहुत है। तुम्हारे पास रेलेवेंट कॉस्टिंग के 6 सवाल है, मेरे पास एक था। जब तुम्हारे पास 6 सवाल है और तुम 6 की प्रैक्टिस करके जाते हो, तो ऑटोमेटिकली पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो किसी ना किसी के करीब करीब होगा। ये वही स्पेसिफिक एरिया यूज कर रहा हूँ, यानी हर एरिया कहीं ना कहीं पेपर का टेस्ट हो चुका है, जिसका ऑलरेडी मेरे पास एक आध सवाल मौजूद है। ये आसानी है पेपर, ये आसानी। पेपर जितना पुराना होता जा रहा है ना, प्रैक्टिस मटेरियल बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेपर आसान होता जा रहा है। क्यों आसान होता जा रहा है? क्योंकि अब आपके पास जो रिसोर्सेज का पूल है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वाइड होता जा रहा है। आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद दूसरा CVP। यार ये MA2 के अंदर जो बच्चे आए हुए होते हैं उनको बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि इस चैप्टर को आधा तुम लोगों ने देखा है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ब्रेक इवन इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, टारगेट प्रॉफिट इन यूनिट्स, टारगेट प्रॉफिट इन अमाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को अच्छा खासा तुमने देखा हुआ है। तो सर नया क्या है? नया बताया तो हल्के से अल्फाज के अंदर। तुमने अभी तक जो देखा है वो देखा है एक प्रोडक्ट के ऊपर। कितने प्रोडक्ट के ऊपर? एक। और यहाँ पे नया जो है वो, अब मुझे वो खुद बताओ यार, क्या कंपनी एक ही प्रोडक्ट सेल आउट करे? एक कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल आउट करे? अबे भाई वो लोग जो मशहूर थे अपनी नहारी बेचने में, जावेद नहारी साहब, सही जावेद साहब, नहारी बेचते थे, आज वो भी 10 तरह की डिशेज और सेल आउट करे। 10 तो खैर नहीं, बिरयानी और इसके तहत बाकी चीजें। ऐसा है या नहीं? जो लोग पिछले 15-15 साल तक सिर्फ बिरयानी सेल आउट करते रहे, आज उन्होंने भी अपनी जो मेन्यू है उसको स्पेंड किया कि यार बंदा कब तक बिरयानी खाएगा, इसके साथ पुलाव भी ऐड कर देते हैं, और भी एक आध चीज अगर ऐड कर दे तो अच्छा है। अब यार अभी रोजे का आखिरी टाइम है, हम इस तरह की एग्जाम्पल ना ही ले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये बात मानने वाली है, सिंगल प्रोडक्ट यार, आजकल की मार्केट बेसिकली डाइवर्सिफाई हो चुकी है, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर ही नहीं सकते। तो आप बना रहे होंगे एक से ज्यादा प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर ब्रेक इवन निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेसिकली मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, वो भी इसके अंदर आ जाए। सिंगल तुम देख चुके हो, और लिटरली वो सिंगल पता है कितना है? आधा। आधे का मतलब 50% इस चैप्टर का। और मल्टी तुम देखोगे वो क्या है? आधा। तो ये चैप्टर में अच्छी बात है, आधा तुम पहले देख चुके हो, आधा देखोगे। इस चैप्टर में भी यही अच्छी बात है, रेलिवेंट कॉस्टिंग हाफ तुम पहले कंप्लीट करके आ चुके हो, हाफ तुम देखोगे। तो सर वो जो कंप्लीट करके आ चुके हैं, क्या उसके ऊपर डिस्कशन होगी? बिल्कुल होगी यार, उसको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि तुम्हें चीजें याद। उसके बाद फिर लिमिटिंग फैक्टर, ये एरिया तुम लोगों ने नहीं देखा पहले यार। ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर तो देखा हुआ है। अच्छा MA2 के अंदर अक्सर स्टूडेंट, पता है वो क्या होता है? आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर जैसे ही निकालते हैं, या तो मटेरियल निकलता है या लेबर निकलता है। क्लास के अंदर एक बच्चा लाजमी होता है हमेशा। अच्छा मैंने ना जब तकरीबन ये एग्जाम्पल देनी शुरू की ना, उसके बाद फिर मैं गिनता था सिंगल लिमिटिंग फैक्टर वाली क्लास में ना, जाके गिनता था, हाँ भाई इस क्लास में वाला बच्चा निकला आगे, रेंस लगा दी सबने। अच्छा मैं वाकई में लिटरली उसके बाद मैंने गिनना शुरू कर दिया कि यार वाकई में क्या हमेशा ऐसा होता है? और लिटरली फिर बाद में जब मैंने गिरा तो वो एक स्टूडेंट पूछता था और चेहरे में मुस्कुराहट आती थी, यार मैं सोच रहा था यही पूछेगा। वो स्टूडेंट क्या पूछता है, जैसे ही आपने करवाया क्या लिमिटिंग फैक्टर, या तो मटीरियल लिमिटिंग फैक्टर होता था या लेबर। अगर मटीरियल लिमिटिंग फैक्टर बन गया तो अच्छी बात है, वरना वो कहता था सर लेबर है। फिर एक स्टूडेंट पीछे बैठा होता था, वो कहता सर क्या ऐसा हो सकता है दोनों लिमिटिंग फैक्टर हो? तो फिर हम कहते हैं यार नहीं, हाँ वो हो सकता है, और वो वाला एरिया में काफी यूज होता है। यहाँ पे F5 तो यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, बल्कि एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होंगे। तो उनके थ्रू आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह याद। उसके बाद फिर जो अगला एरिया हमारे पास आएगा वो किसका होगा? प्राइसिंग का। बेटा प्राइस निकालने का मैनेजरियल अकाउंटिंग में एक ही चैप्टर है, और वो है प्राइसिंग का। पूरी मैनेजरियल अकाउंटिंग में MA1 से लेकर अब तक
लेकिन यार ये तो मैं बीटी से थोड़ा सपोर्ट करता है, बातें कर ले थोड़ी सी, हल्की फुल्की बातें करो। बीटी के अंदर तुमने देखा होगा मार्केट स्किमिंग, मार्केट पेनिट्रेशन, है ना, है ना, ये यहाँ पे, वो यहाँ पे। और एक तुमने देखा होगा बीटी के अंदर पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका फार्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, वो यहाँ पे। फिर ना हम डिमांड को देखते हुए प्राइस सेट करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे जैसे प्राइसेस को कम करते हैं डिमांड बढ़ती है। तो फिर तो मुफ्ते में सील आउट करना शुरू कर दो, अनलिमिटेड डिमांड हो जाएगी, नहीं ना, कॉस्ट भी तो लग रही है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो वाला एरिया बेसिकली प्राइस करेंगे। फिर ये बिल्कुल एक नई चीज है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये तो एक अलग ही चैप्टर है, इसको अलग से देंगे। सर ये कहाँ पे एग्जामिन हो सकता है? ये एग्जामिन हो सकता है एमटीक्यूज के अंदर, कहाँ पे? एमटीक्यूज के अंदर। ये एग्जामिन हो सकता है कहाँ पे? ओटीक्यूज के अंदर। और ये एग्जामिन हो सकता है कहाँ पे? सीआर। ये तीनों एरियाज के अंदर एग्जामिन होगा। तो पहला वाला एरिया जो हमारे पास है वो सिर्फ कहाँ पे एग्जामिन होगा? वो सिर्फ कहाँ पे एग्जामिन होगा? एमटीक्यूज के अंदर और ओटीक्यूज के अंदर। दूसरा वाला एरिया कहाँ पे एग्जामिन होगा? एमटीक्यूज, ओटीक्यूज, और तीसरे नंबर पे सीआरक्यूज, तीनों जगहों पे। उसके बाद फिर बजटिंग। क्या बजटिंग तकरीबन नए है, सही है। इसके अंदर क्वांटिटेटिव नहीं, कुछ पुराना है। अब कुछ पुराने की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी चीजें ऐसी हैं जो पुरानी तुमने देखनी है, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर है। क्वांटिटेटिव के ऊपर कुछ बातें करते हैं। तुम्हें याद है तुमने हाइलो मेथड देखा होगा F2 में? तुम्हें याद है तुमने F2 के अंदर फ्लेक्स बजट देखा होगा? फ्लेक्स बजट, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट, ये वाली चीजें याद है। अच्छा तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने रिग्रेशन एनालिसिस देखा होगा, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट देखा होगा, एक और चीज तुमने टाइम सीरीज एनालिसिस देखा होगा। यार लिटरली स्टूडेंट इसको मिस करके गए तकरीबन आज से 2-3 साल पहले, और बड़ा बैड कॉन्सिक्वेंसेज आए। टाइम सीरीज एनालिसिस के ऊपर मैंने अभी नहीं बताया तुम लोगों को, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर 10 मार्क का एक क्वेश्चन बन गया। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का मामला होता है। तो हाइलो मेथड अगर सिलेबस में है तो हाइलो मेथड करके जाना है यार। सही है, हाइलो कितनी छोटी सी चीज है यार, MA1 से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी करके जाना है। रेग्रेशन करके जाना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करके जाना, ये करके जाओगे तो पेपर में अगर क्वेश्चन आगे पीछे करके भी आया तो प्रॉब्लम नहीं। तुम कम से कम ना, देखो मैं जब पेपर वाले दिन बैठा हुआ होता हूँ ना शाम में, और स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता हूँ, तो वो कौन सा जुमला होता है जिससे मुझे लगता है कि यार मेहनत वसूल हो गई? नहीं, उससे भी ज्यादा एक और बात है। हम पूछते हैं यार आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आया, वो कहता है नहीं सर, बस बात खत्म हो। क्योंकि अगर आउट ऑफ द बॉक्स आया ना, इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी थी जो हम नहीं कवर कर पाए और वो पेपर। फिर दूसरी बात जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि यार उस वक्त पे ना, उस वक्त पे पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन आ गया, अब स्टूडेंट को लग रहा है मेरा पेपर अच्छा हो गया, लेकिन वो फिर बाद में ही पता लगेगा। असल हम ये कहते हैं, जब स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि सर जब मैं पेपर के अंदर बैठा और वाकई में मैंने क्वेश्चन किया और मुझे लगता है कि यार मुझे आता था, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे लगा कि मैंने की ना हो या मैंने पढ़ी ना हो, या इस जैसा कोई क्वेश्चन मैंने पहले ना किया हो, बिल्कुल ही कोई मुख्तलिफ चीज आ गई, अगर वो चीज आप ना सुन रहे हैं तो आपको सुकून हो जाता है, हाँ यार कहीं ना कहीं आपकी मेहनत वसूल हुई। तो ये बात याद रखना, इसमें हाइलो मैथड तक को भी नहीं छोड़ना। तो यार ये चैप्टर थोड़ा हमारे लिए आसान नहीं हो गया, क्योंकि अगर बजटिंग में आधा वही आ गया, हाइलो मैथड, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, फ्लेक्स बजट, और एक आखिरी चीज टाइम सीरीज एनालिसिस, तो ये तो हमने पहले देखा भाई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लेंगे तो वो आसानी हो जाएगा। तो आधा बजटिंग में तो ये आ गया। एक बजटिंग के अंदर थ्योरी बिल्कुल नहीं है, और काफी अच्छी थ्योरी है, जिसका नाम है लर्निंग कर्व। तुम्हें आइडिया है जैसे जैसे हम यूनिट्स बनाते रहते हैं बार बार, तो टाइम पर यूनिट क्या होता चला जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता रहता है ना हमें, वो उसकी कैलकुलेशन भी आएगी। बाकी फिर वही तुम्हारे पास थ्योरी है, कुछ थ्योरीज तुमने देखी हुई है, कुछ थ्योरीज तुम नहीं देखोगे। बजटिंग के अंदर एक थ्योरी तुमने देखी थी, पर्पस ऑफ बजट, सही है। और उसके अलावा तुम लोगों ने दो तरह की बजटिंग देखी थी, अगर तुम लोगों को याद हो, एक एरिया था जिसका नाम था टॉप डाउन बजटिंग, और एक एरिया था जिसका नाम था बॉटम अप बजटिंग, वो भी यहाँ पे। एक एरिया तुम लोगों ने और देखा था जिसका नाम था पीरियोडिक बजट, और एक एरिया जिसका नाम था रोलिंग बजट, वो भी यहाँ पे। लेकिन वो सारी चीजें हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही देखेंगे। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एरिया किससे रिलेट करेगा? बजटिंग। यहाँ पे भी तीनों चीजें, ओटीक्यूज है, उसके बाद एमटीक्यूज है, उसके बाद सीआरक्यूज है। सही है जी, ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या हो सकती हैं? एग्जामिन हो सकती है। अच्छा इनके भी सीआरक्यूज हमारे पास मौजूद है, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें वो आराम से मिल जाएंगे। आगे चले, उसके बाद फिर हमारे पास जो अगला एरिया आता है वो ये है, जरा गौर से ये सुनिएगा। तुम लोग कह रहे थे कंट्रोल वेरिएंस, यार आप ही का सवाल था मेरे ख्याल से, सर किस तरह के वेरिएंस आएंगे? देखो यहाँ पे तुम्हें वो वाले वेरिएंस नहीं मिलेंगे, कौन से वाले? मटेरियल वेरिएंस, यूसेज प्राइस, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल, वो नहीं। क्या है? मटेरियल का मिक्स वेरिएंस। अगर हम इसकी बात करें, क्या है बेसिकली? मटेरियल का
मिक्स वेरिएंस। फिर दूसरे नंबर पे मटेरियल सेल्स का मिक्स वेरिएंस, दूसरे नंबर पे मटेरियल का यील्ड वेरिएंस, दूसरे चौथे नंबर पे सेल्स का क्वांटिटी वेरिएंस। यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस और सेल्स मिक्स वेरिएंस। अब यार ये मिक्स और क्वांटिटी होता क्या है, मैं इसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल देके इसकी बात को खत्म करूंगा, जरा गौर से मेरी बात सुनना। हमारी कंपनी 2 बाइक सेल आउट कर रही है। एक बाइक है सीरीज 70, सही है, एक बाइक है 70 सीसी और एक बाइक है 150 सीसी, कोई मसला? अब मुझे बताओ, जब कंपनी ये 2 प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है तो ज्यादा प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा होगा, 150 के ऊपर या 70 के ऊपर? 70 पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा 150 पे, 70 पे कैसे? हाँ नहीं, एक यूनिट पे पूछ रहा हूँ। हाँ एक यूनिट 70 पे ज्यादा थोड़ी होगा, 150 महंगी है ना, तो 150 पे ज्यादा होगा। तो भाई वो गाड़ियां जो महंगी है, हाँ हाँ नहीं ये वाली बात मानने वाली, जो लग्जरीज कार है, देखो अब हमारे पास ऑल्टो है, ऑल्टो अगर 3 मिलियन के अंदर वो सेल आउट कर रहे हैं ना, उसका प्रॉफिट कम है। स्पोर्टेज जब सेल आउट कर रहे हैं 8-9 मिलियन के ऊपर, उसका प्रॉफिट ज्यादा है। जब चीज महंगी होती है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, जब चीज महंगी होती है ना तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली कंपनी उसके बाद मार्कअप या मार्जिन अप्लाई करनी होती है ना, तो कॉस्ट ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। अब जरा गौर से बात सुनना, हमारी कंपनी ने की 2 प्रोडक्ट थी, एक की थी 70 और दूसरी क्या थी 150, दोनों सेल आउट कर दी। सर मिक्सचर क्या था? यार हमारी कंपनी आधी सेल आउट करती है 150, आधी सेल आउट करती है 70। मिक्सचर समझ में आ गया? सही है, यहाँ तक कोई मसला? अगर दोनों आधी आधी सेल आउट करें तो मसला कोई भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 75% 150 सेल आउट हुई और सिर्फ 25% 70, तो तुम खुश होगे या गमगीन? खुश होंगे, क्यों? क्योंकि वो जो 125 है उसके बाद प्रॉफिट 150 है उसके बाद प्रॉफिट ज्यादा था, और वो कितने परसेंट सेल आउट हुई? 75%। और वो जिसके बाद प्रॉफिट कम था वो कम सेल आउट हुई। भाई तुम्हारी, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, एक सुपर स्टोर है, उसके नीचे रखी हुई ग्रोसरी और ऊपर रखे हुए अपीयरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे ग्रोसरी ज्यादा सेल आउट होगी तो इतना फायदा थोड़ी होगा। अगर ऊपर वाली फ्लोर पे जाके लोग ज्यादा परचेजिंग करेंगे जिसमें कॉस्मेटिक्स वगैरह है, सही है, तो लाजमी तौर पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो वो कहलाता है बेसिकली सेल्स मिक्स और क्वांटिटी, और इसी तरह मटेरियल मिक्स और क्वांटिटी। अब एक और बात सुनो, तुम्हें वेरिएंस याद है? वेरिएंस क्या था? 2 अमाउंट के दरमियान में डिफरेंस निकालते तो उसे क्या कहते हैं? वेरिएंस। जरा गौर से मेरी बात सुनना। मैंने सोचा कि एक मटेरियल परचेज करूंगा कितने का, $10 का, कितने का परचेज करूंगा, जबकि मैंने वही मटेरियल परचेज किया $15 का। अब मुझे ये बताओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स होगा या फेवरेबल होगा? क्यों एडवर्स होगा? हमने सोचा था कितने का, 10 का, और एक्चुअल प्राइस कितनी है 15 की, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा? एडवर्स। ये बात सब मानते हैं। अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर एडवर्स होगा तो मैनेजर की परफॉर्मेंस बुरी होगी। कौन से मैनेजर की? परचेजिंग मैनेजर की, कि उसने मटेरियल महंगा खरीदा। बात सबकी क्लियर है? किसी को कोई मसला है तो बताइए। अब मैं अगला सवाल रेज करूं जो आज तक F2 में नहीं आया। मैंने मैनेजर को बुलाया, नाम क्या है आपका? एहतेशाम को बुलाया। मैंने कहा श्याम साहब आप किस चीज को देखते हैं? उन्होंने कहा सर आपने बुलाया, आपको पता है परचेजिंग को देखता हूँ। मैंने कहा तो परचेजिंग को देखा भी तो करे। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा यार बात सिंपल सी है कि तुमने मटेरियल खरीदना था $10 पर केजी के हिसाब से, तुमने $15 पर केजी के हिसाब से खरीदा है। 1 केजी के ऊपर कंपनी ने $5 एक्स्ट्रा दिए। आपको पता है तो पिछले साल कंपनी ने कितना मटेरियल परचेज किया? मैंने कहा सर मुझे पता है, परचेजिंग मैनेजर हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? 2 लाख केजी। इन्होंने कहा 2 लाख केजी को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, $10 लाख का नुकसान हो गया। आपकी सैलरी कितनी है? इन्होंने कहा सर साल की $1 लाख। सही। अब उन्होंने कहा कि देखिए आपकी सैलरी इतनी बनती नहीं है जितने का आपने कंपनी को नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा सर आपने सारी बातें तो अपनी कह दी। राम साहब ने कहा सर आपने सारी बातें तो अपनी कह दी, मेरी तो सुनी नहीं। क्योंकि असल में वो जो मैनेजर बैठे हुए थे वो सिर्फ F2 तक के थे, सही है, ये F5 तक के हैं। अब ये बताएंगे, अब जरा गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा सर आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइस 70% से बढ़ गई। मैंने कहा बिल्कुल सही है यार, टीवी मैं भी देखता हूँ, बिल्कुल मुझे पता है 70% से बढ़ गई। तो सर फिर आपको ये भी पता होगा कि हमारी कम्युनिटी डायरेक्टली लिंक करती है किसके साथ? पेट्रोल प्राइसेस के साथ। आपने कहा हाँ ये भी है। इन्होंने कहा सर वो मटीरियल जो मार्केट में पहले पता है कितने का था? $10 का। आपको पता है आज उसकी एवरेज प्राइस कितनी हो गई? $17। मैंने अच्छे वक्तों पे खरीदा, कुछ बुरे वक्तों पे खरीदा, एवरेजली मैंने उसे 15 का खरीद के दिया। तो मैं तो सोच रहा था जब मैं आपके ऑफिस में दाखिल हुआ तो मैं तो सोच रहा था आप मुझे अच्छे अल्फाज से याद कर रहे होंगे, यहाँ पे तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट। बात मानने वाली है ये नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, वो मटेरियल जो मार्केट में 17 का हो चुका है वो तुमने 15 का खरीद लिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने बेहतर परफॉर्म किया ना कि बुरा। ये बात मानते हो?
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्टोरी है ना 10 और 15 तक की, वो कहाँ तक की थी? F2 तक F2 और ये जो 15, 10, 15 और 17 वाली स्टोरी है, ये कहाँ की है? अब ये जो 10 और 15 के दरमियान का गैप है, ये कोई और वेरिएंस कहलाता है, और ये जो 15 और 17 के दरमियान का गैप है, ये कोई और वेरिएंस कहलाता है। लेकिन एक बात मानने वाली हो, ये क्या एहतशाम ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया? अच्छा परफॉर्म किया, ये बात मानने वाली। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल जो मार्केट में कितने का चल रहा था, एवरेजली 17 का, वो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने कॉन्टेक्ट को यूज करते हुए कितने का खरीदा, और जल्दी पेमेंट करके खरीदा, अच्छे रेट के ऊपर बार्गेन किया। इनको पता लग गया पहले रेट बढ़ने वाले हैं, इन्होंने पहले से सिक्योर कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा डिसीजन हुआ। तो ये जो नई चीज आई है, इसको हम कहते हैं प्लानिंग एंड ऑपरेशनल रिस्क। अच्छा, इस एरिया से बताओ क्या क्या बन सकता है? सबसे ज्यादा जो CRQs तुम्हें मिलेंगे ना PM के बाद, वो यही से मिलेंगे। इससे बन सकते हैं MTQs, इससे बन सकते हैं OTQs, और इससे बन सकते हैं क्या? CRQs। तीनों ही। सही है जी। उसके बाद फिर तुम लोगों को पता आखिरी एरिया जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बनेंगे CRQs। सर इसमें क्या क्या है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता देता हूँ कि इसमें F2 के हिसाब से क्या क्या है, बाकी नई चीजें। देखो F2 में तुमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे थे, रेशियोज वाले, थोड़े बहुत नॉन फाइनेंशियल भी देखे थे। ये दो चीजें F2 वाली है। F2 में तुम्हें ROI और RI देखा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेसिडुअल इनकम, वो भी F2 वाला है। F2 में तुमने बैलेंस स्कोर कार्ड भी थोड़ा बहुत देखा होगा। ये चार चीजें F2 वाली है। ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, 3 E's भी कहीं ना कहीं तुमने F2 में देखे हैं। यार असल में F2 के अंदर इसका 70% कवर हुआ है, इसका 70% कवर हुआ है। पहले तो उसको पॉलिश करना है, और फिर वहां पे तुमने इसके OTQ सॉल्व किए थे, अब तुमने आना है इसके CRQs की तरफ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ यार। एक सिर्फ रेशो निकालना, फिर यहाँ पे रेशो निकाल के उसको जज करके उसके बारे में कमेंट्री करना, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। सही है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। इससे बनेंगे तुम्हारे पास CRQs। हो सकता है इसके ऊपर एक आध OTQ बन जाए, 1 से 2 OTQs बन जाए, लेकिन एमटीक्यू कैसे बन सकता है यार? पूरा CRQ बना, MTQ भी यही से पूछ लेगा, तो फिर बाकी जगह कहाँ से टेस्ट करेंगे एग्जाम में? सही है, तो ये पूरा का पूरा मामला। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। सही है। अब इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है, क्या क्या परचेज करना है, या अगर आप सॉफ्ट कॉपी यूज कर रहे हैं तो क्या क्या देखेंगे आप? देखो यार, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे देखो यार, अल्टीमेटली एक ही बात है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। तो तुम लोगों ने यहाँ पे 3 चीजें, 2 चीजें लेनी है। पहले नंबर पे, अब ये बताओ तुम रीडिंग कहाँ से करोगे, स्टडी हब से या BPP से? मेरी रिकमेंडेशन होगी स्टडी हब से। सही है। तो जब तुम रीडिंग करोगे तो रीडिंग के लिए तुम्हें 2 चीजें की जरूरत पड़ेगी। एक तो क्लास के अंदर ही कवर हो जाएंगे जो होंगे बेसिकली इसके नोट्स, और उसके अलावा एक तुम घर पे जाके कवर करोगे जो बेसिकली होगा स्टडी हब। सही है जी। यहाँ तक कोई मसला? ये तो हो गया क्या, रीडिंग के लिए। रीडिंग के बाद फिर तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब जब यार तुम प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन, CPQ, क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कैप्लान के हैं, उन दोनों को मिक्स करके बनाए गए। सही है। जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कैप्लान के अंदर कमी है, वहां पे फिर मैंने अपने क्वेश्चंस को ऐड किया। ABC में तुम्हें आधे क्वेश्चन कैप्लान के नजर आएंगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन मेरे नजर आएंगे। सही है, तो ये दोनों चीजें मिला के, यानी कैप्लान अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना अलग से सॉल्व करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे BPP, और तीसरे नंबर पे स्टडी हब। यार प्रैक्टिस इन तीनों जगहों पे होगी। अगर तुम कहते हो मैं इसमें से कुछ छोड़ दूं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कैप्लान परचेज नहीं करनी, कैप्लान भी ले कैप्लान इसलिए परचेज नहीं करनी क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है वो हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली वही से कवर हो जाएंगे। तुमने सिर्फ लेनी है BPP की किट, तुमने सिर्फ एक चीज परचेज करनी है। क्या परचेज करोगे? BPP की किट, और कुछ भी नहीं लेना तुम, बस वो परचेज कर लो। बाकी रीडिंग तो स्टडी हब से करोगे ना, BPP बुक से तो नहीं करोगे, स्टडी हब से करना सकून से। सही है। अब यार इसमें तुम 3 चीजों को टेस्ट केस बना सकते हो। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तुम्हें पता है ना यहाँ पे टेस्ट लेने में इवनिंग के अंदर वैसे ही अच्छे खासे मसले होते हैं। तो हल बताए क्या है? हल ये कि सबसे पहले तुमने मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना फिर तुमने BPP की किट सॉल्व कर ली। सही है। BPP किट सॉल्व करने के बाद फिर तुमने उसके बाद ना, सही है, थोड़ा सा टाइम गुजरा, सही है, फिर तुमने सोचा कि यार अब मैं इसका टेस्ट भी दे देता हूँ। टेस्ट तुम बना लो किसको? बिल्कुल ऐसे स्टडी हब का जो भी स्कोर होगा वो तुम्हारा टेस्ट है, बस। स्टडी हब का जो भी स्कोर बनेगा वो तुम्हारे टेस्ट का स्कोर है, वो खुद ही साथ पे, लेकिन उसको वो नहीं करना, क्या कहते हैं, रीसेट नहीं करना। रीसेट बिल्कुल आखिर में करोगे पेपर से 12-13 दिन पहले, और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस को अगर एक दफा और देख लो, गो थ्रू कर लो, तो अच्छा हो। इस तरह करके आपने चीजों को चला। कोई भी सवाल आप लोगों का?
कोई भी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन किसी कैप्लान की बुक यार स्टडी हब की। अच्छा फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, फिर तुम एक और काम करो, वो ये कि तुम बुक कैप्लान की पढ़ लो, लेकिन फिर तुम स्टडी हब के क्वेश्चन लाजमी करो। यानी यहाँ पे तुम कैप्लान लिया हो इसकी जगह पे, यहाँ पे तुम इसकी जगह पे क्या लिया हो, कैप्लान की बुक लिया हो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर तुम्हें स्टडी हब के क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, थ्योरी ज्यादा अच्छी स्टडी हब में लिखी हुई है, कैप्लान से भी ज्यादा अच्छी। तुम करके तो देखो, तुम करके देखना। देखो नोट से भी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है ना, नोट से सपोर्ट स्टडी हब, मैं इसी को प्रेफर करूंगा। तुम एक दफा करके देख लो, अगर तुम 5-7 दिन में 10 दिन में सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तुम कहते हो नहीं सर मुझे खरीदनी है, तो खरीद लो। क्योंकि यार एक बात याद रखना, स्टडी हब तुम्हारे इस वक्त 4 से 6 मार्क्स को इंप्रूव कर रहा है। पेपर रुकता कहाँ है, 44 से लेकर 49 तक, और 4-6 मार्क्स तो आपके स्टडी हब से भी मिल जाते। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ वो बंदा जिसका पेपर 44 पे रुकने वाला था, अगर उसने स्टडी अब किया हुआ है तो उसके पेपर में मार्क्स तकरीबन 50 के करीब करीब आ जाता। लेकिन 50 का तो हमने सोचना ही नहीं है ना लाजमी। अच्छा एक और बात याद रखो यार, ये तब तुम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन करो कि एक चीज का ख्याल रखना यार, डेटा अपने पास ना नोट डाउन करते रहना। जब भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस करो, हाथ के हाथ लिखो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, उसको बाकायदा पेपर पे लिख दो पेन से, यानी अपने हैंड आउट पे लिख दो पेन से। फर्स्ट टाइम में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन सॉल्व हुए आउट ऑफ 12, बस बात खत्म। ये आखिर तक रहना चाहिए ताकि तुम आखिर में देखो तो तुम्हें पता हो। कि बेवकूफाना किस्म की बातें होती हैं, सर सब कुछ सॉल्व हो रहा था पेपर में जाके, मसला वो सब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था ना, क्योंकि हम क्या कहते थे, हमने कैप्लान देख ली मतलब सॉल्व हो गई, ये थोड़ी होता है यार। कितने परसेंट क्वेश्चन सही हुआ और कितने परसेंट क्वेश्चन गलत हुए, ये जजमेंट बड़ी जरूरी होती है बेटा। असल में डेटा को एनालाइज करोगे तो पता लगेगा ना गलतियां कहाँ पे, जहाँ पे गलतियां होंगी फिर वो अच्छी लगेंगी। देखो बुरा तो लगेगा, ये बात याद रखना। देखो दो बातें हैं मेरे सामने 2 बातें होती हैं हमेशा, हर बैच के अंदर मैं ये बात बताता हूँ, मेरे सामने 2 बातें होती हैं, मैं अभी अच्छा बन जाऊँ या पेपर में अच्छा बन जाऊँ, ज्यादा बेहतर ही है, अभी बनने का कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात ये, तुम अभी कंफर्टेबल जोन में आ जाओ या पेपर में कंफर्टेबल जोन में आ जाओ, तो उसके लिए फिर मैं अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में झूलना पड़ेगा। मतलब तुम्हें लगेगा कि नहीं यार मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, सही है, मतलब मुझे मुश्किल हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि देखो ये मैं इसके बारे में बता दूं ना, क्वेश्चन के 3 अलग अलग ग्रेड्स हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। जो ग्रेड ए है वो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट है, मैं तुम्हें बी और सी करवा दूं और ये सोचो कि पेपर में वही आ जाएगा, नॉर्मली वो आ जाता है। लेकिन ग्रेड ए 10 से 12 मार्क्स के ऊपर टेस्ट हो जाता है, तो ज्यादा बेहतर है हम तीनों ग्रेड्स करें। एक जगह पे आके तुम लोग मुझे कहोगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, सर इस तरह का अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मैं क्या करूंगा, लिटरली मैं कहूंगा बेटा ये पेपर के अंदर आया हुआ है, जो भी करोगे वो करोगे, लेकिन अल्टीमेटली बात ये है कि मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसको छोड़ दूं, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तो पता होगा ना यार, क्योंकि पेपर जब तुम दोगे जब तो पता लगेगा ही लगेगा। सही है? यानी किसी चीज को अगर मैं स्किप कर सकता हूँ, आने वाली भी नहीं है तो मैं स्किप करूँ ना। एक चीज मैं स्किप कर दूं कि यार ये क्वेश्चन स्टूडेंट को मुश्किल लगेगा, इसको छोड़ देता हूँ बाकी करवा लेता हूँ। अब मुझे बताओ उससे क्या फायदा होगा, क्लास में अच्छा अच्छा लगेगा, पेपर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा अच्छा ये है कि हमें पेपर में अच्छा लगे। सही है, तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब यहाँ पे जाके 2 बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अब हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर काम करना है, मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे, ताकि हमें ये रिकॉल, देखो ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि मैं ये रिकॉल कर सकूं कि मुझे F2 कितना याद है। ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे रखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के रखे हैं, उसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। नंबर 2, आज ही जाने के बाद मैं आप लोगों के ग्रुप ग्रुप पे सब ऐड है, आज ही जाने के बाद मैं आप लोगों के ग्रुप के ऊपर एक वीडियो शेयर करूंगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर की। किसी ने अगर उसको 1 की स्पीड पे सुनना 1 की स्पीड पे सुन ले, किसी ने 1.5 की स्पीड से सुनना 1.5 की स्पीड पे सुन ले, लेकिन सुन ले एक दफा। सही है, तो वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। बाकी अगली क्लासेस के अंदर मैं तुम्हें यहाँ तक सपोर्ट कर दूंगा, कुछ जगहों पे अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कमजोर है, सही है, कुछ स्पेसिफिक एरिया जो हम यहाँ पे कर नहीं सकते, तुम्हें प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो मैं उनकी सपोर्टिंग वीडियोस तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँ। सर मैं चाह रहा हूँ आप वेरिएंट्स करवाएं ना, तो आप तो करवाएंगे लेकिन आप तो चंद क्वेश्चन करवाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ जरा डिटेल के अंदर उन क्वेश्चंस को कर लूँ, कोई मसला नहीं है, तो मुझे बता देना, मैं ग्रुप के ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से जाके तुम बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एक दफा देख सकते हो। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं ना सर एडवांस तो हो जाएगा, बेसिक भी अगर हो जाए, और बेसिक के अंदर मामला ये है कि आपने 3 सवाल करवाए, यार अब ये तो नहीं कर सकता ना, अगर मैंने F2 के अंदर 8-16 घंटे के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करवाया है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 16 घंटे बेसिक वेरिएंस को तो नहीं दे सकता, मुझे लाजमी तौर पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करूंगा, तुमने ज्यादा करने, कोई मसला नहीं, घर पे टाइम निकालो आराम से। सही है, लेकिन कोर्स का A to Z हमने क्लास के अंदर ही देखना है, सपोर्टिंग मटेरियल के लिए तो मतलब जैसे यहाँ पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर नहीं है ना, F5 में कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर नहीं है,
लेकिन यार ये बात मुझे याद होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये चीजें मुझे याद होनी चाहिए। तो लाजमी तौर पे उसकी सपोर्टिंग वीडियो मैं आज इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर करूँ। अभी इन क्वेश्चन को करने का ये मकसद है कि हमें ये पता लग जाए कि बेसिकली हमारी कितनी कमांड है F2 के ऊपर, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। मैं ग्रुप के ऊपर भी क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जरा स्टार्ट करिएगा। इसके अंदर हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, उसको मैंने क्यों ऐड किया है मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करिएगा। मैं ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन शेयर कर दूं सही, ताकि स्टूडेंट अगर ऑनलाइन देखना है तो ऑनलाइन देख ले। चलिए। सही है जी। मैं जरा यहाँ पे भी अपने पास ओपन कर लूँ इसको। सही है। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, बेटा लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों ने अलग अलग करने हैं। देखो यार, मैं दोबारा एक और बात बता दूं, हमारी दोस्ती अच्छी खासी होती है सही है, लेकिन तुम लोगों ने एक दूसरे के आंसर्स नहीं देखने, अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना। सही, क्वेश्चन स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए F2 की ट्रेड नॉलेज की हल्की फुल्की जरूरत है। देखो आराम से। तो उसने पूछा है, सबसे ज्यादा प्राइस कौन सी स्पेसिफिक केस के अंदर बनी।
सी आ रहा है सर। यार इसके मैंने क्वेश्चन तो शेयर कर दिए, सही है, तो तुम पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा हूँ ताकि वो अपनी स्पीड के अंदर आराम से सॉल्व करें, सही है? तो आप लोग अगर क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तो अगली क्वेश्चन की तरफ चले जाइएगा। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ताकि सब कंप्लीट कर लें, सही है, फिर मैं आगे की तरफ मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 तो सबका हो गया, निकाला। प्राइस, भाई यहाँ पे कह रहे हैं एक प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट कितनी है, 12, उसके वेरिएबल ओवरहेड्स कितने, 3, और उसके फिक्स ओवरहेड कितने, 6। विच प्राइसिंग पॉलिसी गिव द हाईएस्ट प्राइस, कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी से सबसे हाईएस्ट प्राइस बनेगा? पहले नंबर पे उसने कहा क्या क्या कहा, प्राइम कॉस्ट प्लस 80%, मतलब क्या है? प्राइम को 100%, प्राइम कॉस्ट प्लस 80% का मतलब क्या कह रहे हो तुम? प्राइम को 100%, फिर 80%, वो कह रहे हैं प्राइम कॉस्ट जो भी है उसके ऊपर 80% प्रॉफिट लेके ऐड कर दें। प्राइम कॉस्ट कितनी है, 12, उसका 80% लेके उसमें ऐड करो, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस 60%, तो मैं ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है। फिर तीसरे नंबर पे टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्लस 20%, पहले टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, पहले ये याद करना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या क्या शामिल था। फिर आखिर में नेट मार्जिन ऑफ 14%, इसके अंदर फिर वही वाला सीन है कि अगर मार्जिन जो है वो 14% है तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी उस हिसाब से। सबसे हाईएस्ट प्राइस आपने क्या करनी थी, बेसिकली चूज करनी। ये बताएंगे, चेक करते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे ये बताओ प्राइम कॉस्ट कितनी है, 12, 12 प्लस 12 का कितने परसेंट, 80%, 12 का 80% क्या होगा, प्रॉफिट, ऐसे ही है ना, सही है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्राइम कॉस्ट कितनी है, कितनी है भाई प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट है बेसिकली कितनी, 12, मैंने यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितनी रखी, 12। फिर मैंने यहाँ पे रखा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने परसेंट है, प्रॉफिट है बेसिकली 80%, 80% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 9.6। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 21.6। यहाँ तक कोई मसला, ये हो गया पहला। नंबर 2 क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, बताएंगे मार्जिनल कॉस्ट कितनी रखी है आप लोगों ने, 15, सारी वेरिएबल कॉस्ट ना, 15 के अंदर प्रॉफिट कितना रखा, प्रॉफिट रखा तुम लोगों ने 60%, कितना हुआ 60% प्रॉफिट, 9। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 24। यहाँ तक कोई मसला। तीसरा ऑप्शन क्या है, अच्छा तुम लोगों को क्या लग रहा है ये वाले क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाए होंगे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन मैंने F2 से उठाए तो ऐसे कुछ भी नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे F5 से उठाए गए, सही है, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग क्वेश्चंस है, सही है। तो ताकि आप लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाए कि पुराने वाले एरियाज भी अच्छे खासे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। खैर, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कितनी है, कितनी रखी है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आप लोगों ने, 21। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%, 20% प्रॉफिट कितना बना, 4.2, टोटल कितना बना, 25.2। अब ये तो होगा एक टोटल मिला के कितनी चीज है, ये टोटल मिला के कितनी चीजें हो गई भाई, ये टोटल मिला के 3 चीज हो गई। चौथा ऑप्शन क्या है, नेट मार्जिन कितने परसेंट, 14%। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आती है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बाद क्या आती है, कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद क्या आता है, प्रॉफिट, ऐसे ही है ना। अच्छा प्रॉफिट कितने परसेंट है, प्रॉफिट है बेसिकली हमारे पास कितने परसेंट, प्रॉफिट है हमारे पास 14%, ऐसे ही है ना। प्रॉफिट कितने परसेंट है, प्रॉफिट है हमारे पास 14%, ऐसे ही है। सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी, मार्जिन है ना 100%, तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी, कॉस्ट होगी बेसिकली 86%, ऐसा ही है। अब मुझे ये बताइए इसमें से कोई सी अमाउंट दी हुई है, कौन सी दी हुई हो, नेट मार्जिन दिया हुआ है ना। मार्जिन जब निकलता है जब सारी की सारी कॉस्ट माइनस हो जाती है, तो कॉस्ट कितनी है, कितनी है कॉस्ट, 21, कॉस्ट कितनी है 21, जो कितने परसेंट है
86%। ये बताओ इसका 100% कितना होगा? 21 डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बना? 24.4। तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेहतर ऑप्शन है सी। आपने ये मार्क किया था, सही। आगे की तरफ मूव करें। कॉपी करना है कॉपी करें, आगे चलें। मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कहीं भी F2 नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्राइम कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट था। जनरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हाइलो मेथड के ऊपर है शायद। हाइलो के ऊपर ही है। हाँ भाई अगला वाला। हाँ ना, हाइलो हाइलो के ऊपर सर। मतलब मेथड तो वहाँ पे हाइलो लगे। जी। 24.4 80 21 डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाई बाय 100। 21 डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाई बाय 100। 21 डिवाइडेड बाई 86, तो ये 21 86% है। नहीं बताएंगे, यहाँ पे आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, वो तो आराम से निकल होगी, तो ये होगी। याद है आप लोग का आइलो मेथड? 20 आ रहा है। हाँ भाई सबका कैसे? जब आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप रखेंगे कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल कितना है। बिल्कुल सही जा रहे हो। माइनस करोगे कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल कितना है? 6,20,000। डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे हाई एक्टिविटी लेवल से, जो कि कितना है? 23,000। माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे लो एक्टिविटी लेवल, जो कि कितना है? 19,000। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 20 पर आर। या तो कोई मसला? इसका आंसर सबका मैच हो गया, कोई मसले वाली बात? अगला वाला क्वेश्चन, इसका आंसर निकाला आप लोगों ने? सबका आ गया है, कुछ लोग कर रहे हैं। कोई कर रहा है आपके? सही। ये वही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स कॉस्ट।
हाँ भाई, हाँ करो, ये तो वैसे ही बंद है लाइटें जल रही सबकी। इधर उधर बैठिए यार, खतरनाक जगह बैठे हो। है। डी बताएंगे, फिक्स कॉस्ट निकाली आप लोगों ने? हाँ भाई, क्या क्या पे फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? वन। हाँ भाई, और किसी का आंसर? वन के अलावा किसी का आंसर? 12। ये किसका आंसर आ रहा है? एक और दो, 12। और बाकी लोगों का आंसर आ रहा है वन। सही। पहले तो ये बात याद रखो कि हाइलो मेथड के थ्रू सबसे पहले क्या कैलकुलेट होती है? वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करते हैं फिक्स कॉस्ट। किसी को फॉर्मेट याद है फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का? फॉर्मेट क्या था? सबसे पहले रखते हैं टोटल कॉस्ट। अब यार वो मर्जी है, हाई एक्टिविटी की रख लो, ये लो एक्टिविटी, तुम कौन सी रख रहे हो? हाई एक्टिविटी की या लो एक्टिविटी? हाई एक्टिविटी की रख ले रहे हैं। कितनी है? 7 लाख। 7 लाख टोटल कॉस्ट है, माइनस क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एक बात बताओ, अगर टोटल कॉस्ट कितनी है? 7 लाख, उस तक की यूनिट्स कितने? 23,000। और हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो आंसर क्या आएगा? 4,60,000। अगर 7 लाख में से 4,60,000 माइनस कर दे तो बचेगा कितना? 2,40,000। यहाँ तक कोई मसला? ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। लेकिन वो तुमसे फिक्स कॉस्ट क्या पूछता है? अब बताओ पर आर कैसे निकालूंगा? बेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर आर, फिक्स कॉस्ट पर आर, 1 घंटे की फिक्स कॉस्ट। अब ये बताओ यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है कितनी? 2,40,000 डिवाइडेड बाय आर्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे आर्स कितने? यही गलती की थी इन लोगों ने, क्या ख्याल है? यार मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखे में 2,40,000 घंटे, सही है नहीं? इन अ टिपिकल ईयर। और ये जो कैलकुलेशन है ये किसकी है? मंथ्स। पका दिया है देखो, सही है, ये मंथ्स की आवर्स है। इसका मतलब है जो फिक्स कॉस्ट हमारी कैलकुलेट हुई है, वो मंथ पे कैलकुलेट हुई है, ईयर पे कैलकुलेट हुई है। तो यार यहाँ पे जो आवर्स लोगे वो आवर्स मंथ पे लोगे या ईयर पे लोगे? मंथ कितने? 12,000। नहीं, 12,000 नहीं, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12, कितने बने? 20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको 20,000 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 12। बेहतरीन हो गया। अगला सवाल करो, अगला सवाल है। बेटा वो चीयर्स बता रही है, क्या होता है? बिग चीज का मतलब हमेशा चीज थोड़ी। बस सारी चीजें बता रही
हाँ भाई, इसके बाद वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने? हो गया? नहीं, करे करे आराम से, जल्दी है। टारगेट कॉस्ट याद है? टारगेट कॉस्ट कैसे निकालते? हाँ भाई, कॉस्ट निकाल बेटा, कॉस्ट निकालिए सिंपल। उसने प्राइस भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया। प्राइस और प्रॉफिट के दरमियान में क्या होती है? कॉस्ट ही होती है, और क्या होती है। ये सबसे पहले तो आपने अपने दिमाग से ये वाली बात निकालनी पड़ेगी कि मैं वो F2 सब कुछ भूल चुका हूँ, सब कुछ नहीं भूले, कुछ ना कुछ याद है आपको। जब आप निकालेंगे अपने दिमाग से तो आगे चलेंगे ना। नहीं मतलब वो लगता है कहीं कहीं बहुत आ जाए इस बारे में। और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि ये वाली बात रियलाइज करवाना कि हर चीज को अगर थोड़ा सा पीछे से देख रहे होंगे ना तो वो जरूरी होगा। यानी अगर हम एबीसी को मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो वो जरूरी है कि एबीसी को मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट किया जाए, ताकि रिलेशन है। इसको तेरे आगे वाले क्वेश्चन पे जाए। आखिरी बार देखा आखिरी? भाई बताएंगे इसका आंसर आया आप लोगों का? कैसे? सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने रखी क्या? सेलिंग प्राइस। बताइए सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है बेसिकली 120। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट बेसिकली कितने परसेंट है? प्रॉफिट है बेसिकली 20%। कितना बनेगा प्रॉफिट? 24, 24। अगर 24 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे? 96। और यही क्या कहलाती है बेसिकली? टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट। सही है, रिया था कोई मसला? अगला क्वेश्चन। ये वो लॉस वाला केस है, अगर आपको याद। नॉर्मल नॉर्मल लॉस तो लॉस भी होता था basically, ये शुरू से चलता आ रहा है। ये दो कैलकुलेशन के अंदर अप्लाई होता है, आइडल टाइम के अंदर भी और लॉस के अंदर भी। और मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आइडल टाइम के ऊपर, लॉस के ऊपर है। और इससे अगला वाला सवाल जो है वो आइडल टाइम के ऊपर। दोनों के ऊपर एक ही लॉजिक अप्लाई होती है। तुम लोग अप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा गलती है या नहीं। बिल्कुल ऐसी कॉस्ट बढ़ जाती है लॉस की वजह से। लॉस की वजह से कॉस्ट की अमाउंट गेन होती है basically। सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला था एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम माइनस बजट सेल्स वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला था एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम माइनस बजट सेल्स वॉल्यूम। आंसर क्या आ रहा है?
अभी तो तुम कह रहे थे मुझे कुछ याद ही नहीं है सर, मैं तो बस ऐसे ही उठ के आ गया। सही तो आंसर बताया तुमने बेटा। इसका आंसर कितने लोगों का क्या क्या आ रहा है बताइएगा। कुछ लोगों का 24, 16 तो हो ही नहीं सकता ना यार, अब ऐसा थोड़ी हो सकता, 16 कम कॉस्ट। 24 नहीं है इसका आंसर है 25। बिल्कुल ऐसा ही यार, असल में मसला बताए क्या है, मसला सारा का सारा ही है, जरा गौर करना इधर। एक आंसर यहाँ पे भी आया है 24, 24 नहीं है। जरा गौर करिएगा मेरी बात पे। मुझे एक बात बताओ, ये लॉस हो रहा है ना, जरा गौर करिएगा यार, इसको जरा थोड़ा सा गौर से देख लेना कि आगे ना बहुत सारी जगहों पे, एक जगह पे नहीं, F5 में तकरीबन कोई 8-10 CR की उसे जहाँ पे ये हल्का फुल्का हिट हो जाता है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर करिएगा। तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने 2 kg का 20% लिया, कितने लिया, 2 मीटर का 20% लिया, कितना लिया 2 मीटर का 20%, 0.4। यानी तुमने 2.4 को क्या कर दिया, इनपुट कर दिया ऐसे ही, और इसी को 10 से मल्टीप्लाई करके तुम लोगों ने 24 की अमाउंट निकाली है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने 2.4 का किया इनपुट, ये बताओ लॉस कितना हुआ, लॉस कितना होगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लॉस कितना होगा 20%। 2.4 का 20% कितना होता है, 0.48। अब मुझे बताओ जो तुम्हारे पास आउटपुट आएगा वो 2 मीटर आएगा, नहीं आएगा, बताए कितना आएगा, 1.92 मीटर्स। तुम्हें एक चेयर के अंदर 2 मीटर चाहिए या 1.92 मीटर चाहिए। और जब तुम उसको क्या कर रहे होगे, चेयर को बना रहे होगे, तो कहीं ना कहीं से लेदर हल्का फुल्का कम पड़ जाएगा, क्या ख्याल है। इसका मतलब है तुम्हें 2.4 मीटर थोड़ी चाहिए। अब तुम यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक अप्लाई करोगे, तुम ये कहोगे कि मुझे तो आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट कितना चाहिए, आउटपुट चाहिए 2 मीटर, कितना, 2 मीटर। उसमें कुछ क्या होगा, लॉस, कितना लॉस होगा, 20%, ऐसा ही है। और मैं क्या करूंगा, इनपुट, इनपुट हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। इनपुट कितने परसेंट होता है, 100%, लॉस कितने परसेंट है, 20%, तो आउटपुट कितने परसेंट आएगा। अब यार ये जो 2 मीटर है ना, ये असल में कितने परसेंट है। अब 100% की अमाउंट निकाल के दो, कैलकुलेट करो, 2 मीटर कितने परसेंट है, 80%। अगर मैं इसका इनपुट कैलकुलेट करूंगा तो इसका इनपुट कितना आएगा, हाँ इसका आंसर आएगा 2.5 मीटर। और जरा गौर करो एक छोटी सी बात के ऊपर, अगर मैं 2.5 मीटर के ऊपर 20% लॉस लगाऊं तो कितना लॉस आएगा बताओ। 0.5 मीटर, तो बच रहा है ना 2 मीटर। इसका मतलब ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी है। ये पता है इसके भी, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जरा गौर से सुनो। गवर्नमेंट कहती है कि हम ना आपसे ना 20% लोड के ऊपर टैक्स काटेंगे। जरा गौर करना, कितना टैक्स काटेंगे, 20% लोड के ऊपर टैक्स काटेंगे। बनने का बेहतरीन यार। तुम्हें लोड चाहिए कितने का, 500 रुपए का। तुम्हें लोड कितने का चाहिए, 500 रुपए का। तुमने क्या किया, 500 के अंदर 20% ऐड किए, 500 का 20% होता है 100, और 600 का लोड करवा दिया। और जब तुम 600 का लोड करवाओगे तो 500 का लोड थोड़ी आएगा यार, क्योंकि तुमने 500 के ऊपर 20% लगाया और गवर्नमेंट 600 के ऊपर 20% लगा रही है, क्या क्या नहीं, 120, 120 भी वही वाली बात हो। तुम्हें क्या सोचना पड़ेगा, ये जो 500 है ये बताए कितने परसेंट है, ये 80% है, तो 100% कितना होगा उस हिसाब से। देखो सिंपल, क्या ये पॉसिबल है कि 500 के ऊपर 20% लगाऊं और बाद में 600 के ऊपर 20% बने और दोनों अमाउंट एक ही हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने ये क्या सोचा, ये कितने परसेंट है, 80%, इसकी ओरिजिनल अमाउंट कितने परसेंट होगी, 100%। 2.5 मीटर चाहिए, 1 मीटर कितने का है, $10 का, तो 2.5 मीटर कितने का होगा, $25। ये वाली बात क्लियर है। इसी जैसा एक और सवाल है, वो सवाल करके खत्म करते हैं क्योंकि यार नमाज का भी टाइम होने वाला है। सही है, फिर इंशाल्लाह बाकी चीजें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद तो क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 करके देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकालो जल्दी से। उसका भी तकरीबन यही है, लेकिन वो लेबर है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होती है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो लेबर हो, कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होती है। और इसका स्टूडेंट आंसर दे, मैं उसके बाद इंशाल्लाह खत्म करते हैं। अच्छा यार, अब तुम लोगों ने एक काम करके आना है, वो ये कि जिन लोगों के अभी के क्वेश्चन बच गए कुछ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले आने वाली क्लास से पहले पहले क्या करना है, फाइंड अप करना है। वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्या कर लेंगे, डिस्कस। एक काम ये करना है। दूसरा काम जो बहुत जरूरी है वो क्या है, दूसरा काम बहुत जरूरी ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चैप्टर शेयर करूंगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन के। यार जरा उसको एक दफा रिकॉल कर लेना। अगली क्लास में इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से मैं अगली क्लास तुम लोगों की जल्दी लगवाऊंगा, कल का गैप आएगा, परसों का गैप आएगा, मेरे ख्याल से मंडे को ही रखूंगा।
सही है। अगले वीक में 3 क्लासेस रखेंगे इंशाल्लाह, मंडे से पहली क्लास रखेंगे। अगली क्लास से इंशाल्लाह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होगा। सही है, तो हम नहीं, हाँ सारी क्लासेस यही होंगी क्योंकि नॉर्थ के बैच के साथ मर्ज नहीं होगा, यही पे होगी सारी क्लासेस। तो हफ्ते में 3 दिन होगा। यार देखो, हफ्ते में 3 दिन क्लास रखनी पड़ेगी, आगे जाके शायद पढ़ाना पड़े थोड़ा सा। यार ये नहीं बता अभी। नॉर्मल डेज अब ये बात करेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट से, अगर स्टूडेंट संडे पे आने पे राजी होंगे तो एक संडे पर रखेंगे। ये तो थोड़ा सा आगे चलेगा तो फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये सारे के सारे मामला संडे को अभी, अगले संडे को तो मेरे ख्याल से कैंपस भी ऑन नहीं है। ये जितने भी संडे आ रहे हैं उसमें कैंपस ओपन नहीं है। कैंपस ओपन करेंगे ये लोग संडे का ईद के बाद। ये अभी बिल्कुल एंडिंग एंडिंग ही चल रही है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आखिर में खत्म, यानी रमजान के बाद तो तुम लोग ये सोचो तुम्हारी 4 क्लासेस तो होंगी, उसके बगैर नहीं खत्म हो पाएगा। सही है जी, बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है? 7। वजह हमने यहाँ पे कितने घंटे यूज करने, देयर आर, हाँ, डिफिकल्ट टू, दीज आर स्किल्ड पीपल हु आर डिफिकल्ट टू रिक्रूट। Edward company has more staff of this type than needed, but is prepared to carry this extra cost in return for the security it gives the business। भाई कितने घंटे चाहिए? आधा घंटा ना, आधा घंटा चाहिए ना, अभी 30 मिनट को आधा घंटा कहेंगे तो 0.5 आवर्स। लेकिन ये 0.5 आवर्स कितने परसेंट होगा? 90%। हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 90 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये तकरीबन 0.55 आवर्स बनते हैं। और 1 घंटे का रेट क्या है? 12.6। तो ये आंसर तकरीबन टोटल मिला के कितना बनेगा? 7। लेकिन यार ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये लाजमी तौर पर अगली क्लास में कंप्लीट करके आइएगा। पहला काम ये, किसी को अगर सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला ना मिल रहा हो गूगल पे सर्च कर लेना, आगे जाके तो करवाऊंगा इंशाल्लाह। सही है। दूसरा काम मैं ये कह लूंगा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन की मैं वीडियो शेयर करूंगा, अभी थोड़ी देर के बाद ही शेयर कर दूंगा यहाँ से जाने के बाद। तो वो तुम लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले एक दफा जरा गो थ्रू कर लो। सही है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। नमाज का भी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सही है जी।